नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस की संजीवनी सीरीज में। संजीवनी सीरीज का उद्देश्य ही था कि आपको आरओ एग्जाम में बैठने से पहले जो इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक्स हैं उन पर एक बेहतर कमांड दे दी जाए, ताकि इन टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, जितना हम करा दें आपको। क्योंकि हमारी कोशिश है केवल पढ़ाना ही नहीं है, साथ के साथ हम याद भी कराते हैं। क्योंकि याद होगा ना, तभी तो आप एग्जाम में आंसर सही मारोगे। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास कराई गई है, वही आपका तरीका अपनाया जा रहा है। जो हिंदी की क्लासेस, वहां पीपी सर के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो भी हिंदी के वर्ड्स हैं जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वही कराए जा रहे हैं। उनको अच्छे से रट डालिएगा आप लोग। फिर अब आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल का जो इंतजार था वो आज खत्म हो जाएगा। उसको लेकर के यह वीडियो आपका होने वाला है। उत्तर प्रदेश जो आपका स्पेशल है, इससे संबंधित आपको यह पता होना चाहिए 18 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो बोले फिर बहुत जरूरी हो जाएगा भाई यह पार्ट याद करना, क्योंकि यह पार्ट अगर याद नहीं होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजन में गलत करोगे। आज क्या होगा, आपको देखो निमोनिक्स भी बताए जाएंगे, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स बताए जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम तक ये चीजें याद रहें और तथ्यों में आपको मजा भी आएगा। क्योंकि तथ्य क्या होते हैं, अगर आपने सीधे पढ़ने शुरू कर दिए तो बहुत बोरिंग हो जाते हैं। फिर इस वीडियो में होने क्या वाला है, इस वीडियो में सबसे पहले आपको राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में बताया जाएगा, उत्तर प्रदेश में आखिर क्या स्थिति है। फिर भौतिक संरचना के बारे में बताया जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना कैसी है, और उत्तर प्रदेश की कृषि और मृदा के बारे में समझेंगे। खनिज संसाधन देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखो इसमें लास्ट में देखिए परिवहन के बारे में भी समझ लेंगे, और एनवायरमेंट उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो वन और वन्य जीव संरक्षण संबंधी डेटा है वो सब समझेंगे। तो तथ्य बहुत अधिक हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तथ्य को रोचक बनाते हैं। तथ्य को मजेदार बनाओगे तभी यह तथ्य जो है याद करने में और पढ़ने में भी मजा आएगा और वीडियो देखने में भी मजा आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं भाई। जानकारी मिल चुकी होगी कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले देखो राजनीतिक और प्रशासनिक संक्षिप्त की, इसको समझते हुए चलेंगे, सीधे पढ़ेंगे नहीं, है ना, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। प्रशासनिक संक्षिप्त की का मतलब है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक संरचना है, अर्थात जो पॉलिटिक्स हो रही है या जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में समझेंगे। क्या व्यवस्था की गई है यूपी में। देखो जैसे हम विश्व के स्तर पर पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल जब हम पढ़ रहे थे या विश्व की पॉलिटिक्स से संबंधित जब हम भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो वहां हमने जाना था कि विश्व के अंदर पहले हमारा महाद्वीप मौजूद था। महाद्वीप के भीतर हम देखते थे अपने देश को, देश के भीतर फिर अपने राज्य को देखते थे। ऐसे ही यूपी में जब हम देखेंगे तो पहले यूपी देखेंगे, फिर यूपी हमारा एक राज्य हो गया, ठीक है। अब राज्य के भीतर कुछ मंडल बनाए जाएंगे। मंडलों के भीतर क्या होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए जाएंगे, अर्थात कुछ डिस्ट्रिक्ट के समूह लेकर एक मंडल बनाया जाता है। तो इसको अब हम क्या है, मैप पर समझते हैं। सबसे अच्छी स्थिति इसकी आपको क्लियर हो जाएगी। यह बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक ब्रीफ नॉलेज है, फिर आगे सारे तथ्य आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जानते हैं पहले उत्तर प्रदेश में आपके मंडल कितने हैं। यह जितने आपके जिले दिख रहे हैं, यह सारे 75 जिले हैं। यह बहुत बेसिक सी जानकारी है, हर किसी को होनी चाहिए। तो हमारे 75 जिले उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इन 75 जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया है, अर्थात एक एक मंडल में एक से अधिक जिले रखे गए हैं, और उन जिलों के आधार पर ही हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। यह हो गई दूसरी जानकारी। अब मंडलों के स्तर पर आपसे पूछता है भाई कि कौन सा मंडल आपके सबसे बड़े मंडल हैं। देखो यहां आपको केवल बताया दे रहा हूं, मैप पर ही ध्यान से देखना है। जो लखनऊ आपको दिख रहा होगा, यह लखनऊ मंडल। दूसरा आपको देखो कानपुर मंडल दिख रहा होगा। तीसरा आपको मेरठ मंडल दिख रहा होगा। कौन से 3 मंडल, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। यह 3 बड़े मंडल हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें आपके देखिए 6 जो है जिले शामिल हैं, अर्थात इसके अलावा जितने भी मंडल हैं, किसी भी मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं किए गए हैं। तो 3 बड़े बड़े मंडल हैं आपके। मैप पर देखा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, तीनों समझ में आ गए। छोटे छोटे मंडल देखो आपके 5 प्रमुख मंडल हैं जो छोटे मंडलों के अंतर्गत जिन्हें जाना जाता है, और उसमें आपके केवल 3 डिस्ट्रिक्ट ही शामिल हैं। वह जैसे हो गया आपका, एक मिर्जापुर है, दूसरा आपका देखिए आजमगढ़ हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा झांसी। 3 आपको दिखाई दिए, पहला मिर्जापुर, दूसरा आजमगढ़, तीसरा झांसी हो गया। चौथा आपको देखिए यहां सहारनपुर दिख जाएगा, और 5वां आपका है बस्ती। तो यह 5 ऐसे मंडल हैं जिसमें मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट ही आपके शामिल हैं। केवल अभी आपको ब्रीफ नॉलेज दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को समझ लो आप। कितने जिले, 75 जिले, 18 मंडल, और आपके 3 प्रमुख मंडल बताए गए जो बड़े मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, और 5 प्रमुख मंडल बताए गए जो छोटे मंडल हैं। यह आपको लिखकर दे दिया गया है ना। कोशिश है कि मैप पर दिखा दिया जाए तो लिखे हुए तथ्य थोड़े आसान हो जाएंगे। फिर आता है भाई हमारा जो नवीनतम मंडल है, 18 मंडल है। पूछ लेता है कभी कभी सबसे नया मंडल कौन सा बना है। तो सबसे नया मंडल, ध्यान से मैप पर देखो जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं, यह अलीगढ़। तो जो अलीगढ़ मंडल है सबसे नवीन मंडल है, और यह किससे, आगरा मंडल से अलग होकर के, आगरा इसके दिख रहा होगा दक्षिण में,
आगरा मंडल से अलग होकर के ही यह अलीगढ़ को नया मंडल बनाया गया था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में 18 मंडल, 75 जिले, और सारे मंडल हमने देख लिए, बड़े और छोटे, पूरे मंडल 18 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मत बताना कि भाई राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना शुरू करने से पहले आप ये बता दीजिए कि संविधान में हमारे भाग 6 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल को तय किया जाता है और यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें आपकी विधानमंडल और विधान परिषद है। ये सारी चीजें आपको पॉलिटी की क्लासेस में कराई गई हैं, यह रिपीट नहीं करनी है। तो ये जैसे राज्य विधानमंडल की जो चर्चा वहां पर की गई, तो भाई जो एक राज्य के लिए है वही भारत के मौजूद सभी राज्यों के लिए होगी, तो वही उत्तर प्रदेश के लिए सेम व्यवस्था होगी। और अभी हम ध्यान से पढ़ लेंगे आगे कि विधानमंडल में और हमारे विधान परिषद में, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद में कितनी उत्तर प्रदेश के लिए सीटें हैं, तो यह तथ्यात्मक जानकारी हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया होगा, एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल गया होगा उत्तर प्रदेश के बारे में, ऊपर ऊपर जो समझा दिया गया। अब यहां अगली जो हेडिंग है, प्रमुख मुख्यालय और जिले, यहां से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। देखो 75 जिले हैं। अब 75 जिलों में ज्यादातर जिलों में भाई जो मुख्यालय हैं वो सेम ही है, जैसे जो जिले का नाम होगा वही मुख्यालय का नाम होगा। लेकिन यहां आयोग आपसे प्रश्न कहां से बनाता है? आयोग प्रश्न बनाता है कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय जो हैं उस जिले के नाम पर नहीं है। बोले तो भैया यहां से गुंजाइश बन जाती है प्रश्न बनने की, बिल्कुल बन जाती है। देखो यह जो आपके जिले दिए हुए हैं वही सिलेक्ट किए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे अमेठी, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, जालौन। उम्मीद करना आप कि इन्हीं में से, यकीन मानकर चलना ना कि इन्हीं में से आपको एग्जाम में कोई ना कोई आपको जिला जरूर दिख जाएगा और सामने मुख्यालय लिखा होगा। यदि 4 बोलेगा, मिलान करने को भी आएगा, यहां से 2 आपको मिल गए ना, तो आप क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। और यह जो आपको 6 जिले यहां पर बताए जा रहे हैं उनके मुख्यालय, इनको मैं याद करा दूंगा। देखो अमेठी का मुख्यालय कहां पर है? अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। अमेठी आपने नहीं कुछ सुना होगा तो इस राहुल गांधी के मामले में तो सुना होगा, यहां से ही स्मृति ईरानी ने क्या किया है? राहुल गांधी को हराया है। तो बोले आप याद कर सकते हो भाई, यहां से एक गोरी ने क्या किया है? राहुल गांधी को पराजित किया है। तो अमेठी से एक गोरी ने सीट निकाली है और स्मृति ईरानी है वह, ठीक है। संत कबीर नगर, देखो संत कबीर नगर को आपको याद करना है, इसका जो मुख्यालय है खलीलाबाद है। अब कबीर से ही हम निकालेंगे, जब भी संत कबीर नगर को याद करेंगे तो कबीर से ही कोड निकालेंगे, कबीर से कनेक्ट करना है। कबीरदास क्या करते थे? कभी हिंदू की तरफ होते थे तो मुस्लिमों को लगता था कि भाई हमारे विरोधी हैं, जब मुस्लिमों की तरफ होते थे तो लगता था हिंदुओं को कि हमारे विरोधी हैं। तो भैया वो खलल डालते थे कि नहीं डालते थे? बोले कबीरदास खलल डालते रहते थे, तो इसीलिए हमने याद कर लिया मुख्यालय खलीलाबाद। तीसरा है अंबेडकर नगर। देखो अंबेडकर जी से याद करेंगे इसको हम। अंबेडकर जी को और अकबर की पॉलिसीज, अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, अकबर ने जो पॉलिसीज बनाई, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनियन पर काम करते थे दोनों ही। तो अंबेडकर नगर और अकबरपुर, यहां से याद किया हमने। सिद्धार्थ नगर को देखो, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का नाम था और इनके गढ़ में तो लोग रहते ही रहते हैं, है ना, जहां पर सिद्धार्थ नगर मौजूद है, आप जानते ही होंगे। नेपाल से सीमा बनाता हुआ डिस्ट्रिक्ट है यूपी का सिद्धार्थ नगर, और इनके ही गढ़ में बौद्ध समर्थक लोग रहते हैं। तो सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय है नौगढ़ है। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्टगंज। जालौन का है उरई। कुछ आपको खुद से याद भी कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन आगे देखना, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके बताए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए यह केवल हम क्या है ना, केवल बेसिक जानकारी ले रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में। ये बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन आएंगे तो इनके बाहर से नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं यही मैप पर। देखो यहाँ पर आपको जो बताया गया है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, कौन सा है? हापुड़ है। अभी डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे कि हापुड़ जो है कैसे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बन गया। इससे पहले कौन सा भाई सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था? और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और यह 6 प्रमुख वही स्थान बताए गए हैं, 6 जिले, जिनके बारे में आपको बताया गया इनका मुख्यालय जो है इनके नाम से भिन्न है। इनकी लोकेशन मैप पर भी बता दी गई है। देखो जालौन आपको दिख रहा होगा कहां पर है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट, यह रहा सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर नेपाल की सीमा बनाता हुआ, संत कबीर नगर उसी से सधा हुआ, और अंबेडकर नगर संत कबीर नगर से सीमा बनाता हुआ। तो यह तीनों देखो एक दूसरे से सीमा बनाते हुए जो नगर हैं, जिले हैं सॉरी, इनके बारे में चर्चा की गई। और जालौन, अमेठी, सोनभद्र जिनके मुख्यालय बताए गए आपको, सारे मुख्यालय भी आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं भाई नगर निगम वाले कुछ नगर। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि नगर निगम कितने हैं। तो 17 नगर निगम आपके उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। यह नहीं जानना है, एक एक नगर निगम नहीं बैठकर याद करने लगना, केवल यह याद रखना कि जो नवीनतम आपका नगर निगम है वह शाहजहांपुर है। और नगर निगम क्या होता है? जब स्थानीय निकायों के स्तर पर हमने चर्चा की थी पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो वहां 2 समिति बताई गई थी, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। सुनना केवल ध्यान से, इन दोनों ही समितियों ने जो स्थानीय निकाय के स्तर पर क्या कहा था, त्रिस्तरीय संरचना का ही समर्थन किया था, जिसमें एक समिति आपकी थी बलवंत राय त्रिस्तरीय और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। तो यह इसी आधार पर हमारे संविधान के तहत इस
73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत यह त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। अब यह सारी जानकारी आपको पॉलिटी वाली क्लासेस में मिल गई होगी, और नहीं अगर पढ़ा है आपने तो पहले पढ़ लेना जाकर के। तो वहीं आपका नगरीय स्तर पर 74वां संविधान संशोधन जो था आपका नगर निकाय के लिए था, और वहीं पर आपका नगर निगम आता है। देखो, नगर पंचायत, फिर आपका नगर परिषद, और तीसरा स्तर होता है नगर निगम का। बड़े बड़े जो नगर पंचायतें होती हैं, जो परिवर्तित हो जाती हैं, वो नगर परिषद बनती हैं, और फिर नगर परिषदों का और विकास होता है तो नगर निगम के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? हमने बताया भाई 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और शाहजहांपुर जो है आपका 2018 में बना नवीनतम नगर निगम है। समझ में आ गया होगा यह तथ्य पूरी तरीके से। अब प्रदेश के नाम पर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई 1836 में इसे क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ये उत्तर पश्चिम प्रांत कैसे हो गया। तो समझो यहां पर कैसे उत्तर पश्चिम प्रांत बना। देखो, पहले अंग्रेजों ने 1836 में अंग्रेजों का शासन था। अब ये कहां पर शासन कर रहे थे? बंगाल में शासन कर रहे थे। तो बंगाल के अनुसार अगर यूपी की दिशा देखी जाए तो कहां पर है? बोले यूपी की दिशा है उत्तर पश्चिम में। तो इसीलिए भैया 1836 में नाम क्या था इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 की बात आती है तो अवध का क्षेत्र इसमें शामिल होता है, और उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? जब यूपी का विस्तार होगा और अवध को शामिल किया जाएगा तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से इसे जाना जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो 1902 की बात आती है, जहां आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाएगा। इसे नाम बदलकर क्या हो जाएगा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह वर्ष 1937 का। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया। अब 1937 वर्ष आपके लिए याद करना आसान है, क्योंकि इसी समय आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। वहां आपके समझिए स्थानीय निकायों में चुनाव होते हैं, और उसके बाद से ही संयुक्त प्रांत में ही आपके चुनाव रहते हैं। वहीं से यह नाम दिया जाता है संयुक्त प्रांत। तो वर्ष याद हो जाएगा, 1935 से कनेक्ट करोगे तो 1937 आपको वर्ष याद हो जाएगा। फिर जब हमारा संविधान लागू होता है तो उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश की स्थापना हम मनाते हैं। इसी कारण से हम 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में भी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सारे नाम से संबंधित जितने आंकड़े हैं वो मैंने याद करा दिए होंगे। और अब देखो, आप अगर किसी घटना से कनेक्ट करोगे ना तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से याद होती हैं। जैसे 1836 में जब उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना गया तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी रहती थी आगरा। क्या रहती थी? आगरा। और 1858 जब 57 का विद्रोह होता है तो 57 के विद्रोह के चलते इस पर कंट्रोलिंग थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इस क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में, तो प्रयागराज के क्षेत्र को आप समझिए राजधानी बनाया जाता है। क्या होता है? देखो, 57 के विद्रोह में होता क्या है, जो देसी रियासतें हैं विद्रोह करती हैं, हिस्ट्री वाली क्लास देखना, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। तो वहां 1858 से ही आपकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज रहती है। और 1920 में लखनऊ को आंशिक राजधानी के रूप में चुना जाता है। फिर भैया 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लागू होगा तो वहीं से राजधानी पूर्णतः लखनऊ हो जाती है, और आज के समय भी वही बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद भी लखनऊ ही राजधानी रहती है उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी का जो विकास क्रम सफर है वह समझ में आया। सबसे पहले आपकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। आगरा के बाद 58 में आपकी प्रयागराज होती है। फिर 1920 में आपकी लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रहती है, और पूर्णतः 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आ जाता है तो लखनऊ आपकी पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाती है। ये हो गया एकदम फैक्चुअल सा नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित जब 24 जनवरी 1950 की बात है तो उसी समय उत्तर प्रदेश के नाम से इस राज्य का गठन होता है। क्लियर? और राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956। इसकी भी कहानी थोड़ी सुन लो। जब पहले शुरुआती स्तर पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर बड़ी डिबेट होती है भाई। तो 2 आयोग आपने पढ़े होंगे वहां पर, एसके धर आयोग और जेवीपी समिति। 2 समितियों का गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। एसके धर और जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों आपके इसके सदस्य रहते हैं। तो ये दोनों ही आपके आयोग उठाकर मना कर देंगे कि भाषा के आधार पर कोई समिति नहीं होनी चाहिए। फिर भैया रामलल्लू का आप वो करते होगे है ना, कि जब यह अनशन पर बैठते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर तमिलनाडु को क्या है, पहला राज्य का दर्जा दे दिया जाता है भाषा के आधार पर। इसके बाद ही आपने पढ़ा होगा कि फजल अली आयोग, कौन सा? फजल अली आयोग। सारी चीजें आप लिखते चलना, कनेक्ट होंगी सारी चीजें। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष आपके हृदय लाल कुंजरू और पणिकर रहते हैं। ये भैया बोलेंगे कि फिर इनकी ही सिफारिश पर क्या होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये लोग क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन कर देते हैं, समर्थन करेंगे। फिर 1956 में, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का
आयोग, राज्य का पुनर्गठन आयोग गठित किया जाएगा और वहीं पर उत्तर प्रदेश का गठन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 पे, जहां 14 आपके राज्य बनाए गए थे, 6 आपके यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। पॉलिटी की क्लासेस आपने अच्छे से की होंगी, तो सारी चीजें बताई गई थी वहां पर। अब राज्यों का विभाजन जब हुआ भाई, इसका राज्य का विभाजन जब होता है 9 नवंबर 2000 को, आपको पता है कि 13 जिले उत्तर प्रदेश के लेकर के उत्तरी क्षेत्र के वहां उत्तराखंड बना दिया गया। तो वह वर्ष कौन सा था? 9 नवंबर 2000। ये तारीखें आपको याद करनी जो बताई जा रही हैं। अब आते हैं पहली राजकीय भाषा पर। देखो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजकीय भाषा है वह है आपकी हिंदी। क्लियर? जो ऑफिशियल कार्य होते हैं वह होती है आपकी राजकीय भाषा। तो भैया ज्यादातर हिंदी भाषी हैं, तो इसीलिए जब देश आजाद होता है तभी से आपकी राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली हुई है। फिर 1989 में, यह वर्ष कई बार आया आपके एग्जाम पे, 1989 में आपकी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को भी स्वीकार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहली है आपकी हिंदी, दूसरी है आपकी उर्दू। और उर्दू कब बनी है? 1989 में आपकी उर्दू बनती है। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंघा। पक्षी है सारस। और राजकीय वृक्ष है अशोक। पुष्प है पलाश, जिसे जंगल की आग भी बोला जाता है। और खेल है आपका हॉकी। ये बच्चों वाले एकदम क्वेश्चन है, इनको तो आपको एकदम रटी लेना है, और ये रटे भी होते हैं। और राजकीय चिन्ह देखो यहां बना दिया गया है। यहां पर आपको एक सर्किल नजर आ रहा होगा, इसमें 2 मछलियां नजर आ रही होंगी और एक धनुष। तो यही राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। जो भी आप उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ियां देखते होगे वहां यह राजकीय चिन्ह या कोई भी आप ऑफिशियल नोटिस देखते होगे, यह जरूर आपको दिखाई देता होगा। चलो फिर भाई एनसीआर देख लेते हैं, एनसीआर क्या बला है। देखो एनसीआर को समझना है ना, तो पहले देखो एनसीआर होता क्या है पता होना चाहिए, तब उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं क्लियर तरीके से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैप पर दिखा देंगे उसको। देखो एनसीआर क्या होता है, दिल्ली आप समझ रहे हो, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का फुल फॉर्म है। अब दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली के क्षेत्र के आसपास के जो भी जिले होते हैं उन्हें एनसीआर के रूप में विकसित किया जाता है, क्योंकि यहां पर औद्योगिक इकाइयों का विकास दिल्ली के चलते बहुत तेज गति से होता है। तो इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आप समझिए दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, और हरियाणा के आपके 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, और राजस्थान के भी 2 जिले। तो कुल मिलाकर के हो गए आपके कितने? 24। दिल्ली एनसीआर में पूछे आपसे कितने जिले शामिल हैं? 24 जिले शामिल हैं। हम पढ़ रहे हैं यहां पर यूपी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो गए आपके? 8 जिले। अब समझिए यहां पर हरियाणा में आप देखते होंगे गुड़गांव है ना, औद्योगिक इकाइयों का केंद्र बन चुका है। उसी आधार पर दिल्ली में भी आप गौतम बुद्धा नगर या नोएडा या फिर गाजियाबाद, ये दोनों ही आपको राज्य डिस्ट्रिक्ट दिख जाते होंगे आपको, किस तरीके से औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर का ही असर है। फिर आप बढ़ेंगे आप यूपी, अब देखेंगे हम यूपी के 8, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल से उसके बारे में नहीं समझना है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 8 जिले हैं जो आपके दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, आओ इसको मैप पर देखते हैं। यह आपको देखो मैप दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का, और इधर साइड में ही आपका बॉर्डर बनाता है गाजियाबाद के क्षेत्र से दिल्ली। क्लियर? तो दिल्ली से सीमा बनाते हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सबसे पहले हम 4 देखेंगे लेफ्ट साइड के, और 4 देखेंगे राइट साइड के। 8 आपको देखो याद, 4 में तोड़कर हमने देखो बांटा है मैप पर, आपने विजुलाइज किया तो आपको यहां से यह भी क्लियर हुआ कि एनसीआर में कितने हैं आपके? 8 हैं टोटल। ठीक, इस मैप को आप देख कर जाओगे ना तो वह भी याद हो जाएगा आपको। पहला है सबसे ऊपर देखो शामली, फिर नीचे आप बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा बागपत। तीसरा आपका कौन सा है? गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। 4 कौन कौन से हो गए? शामली, यह रहा आपका शामली। एक सेकंड कलर चेंज करके क्लियर तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो यह है आपका शामली, नीचे है इसके बागपत, इसके नीचे ही आपका गाजियाबाद मौजूद है, और इसके नीचे आपका गौतम बुद्ध नगर जो आपका नोएडा के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब आते हैं और कौन से इससे सधे हुए अंदर के आपके जो जिले हैं वह कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे ऊपर है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के दंगे तो आपने सुने ही होंगे। फिर है मेरठ, मेरठ से नीचे लगा हुआ है हापुड़ जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। फिर है इससे लगा हुआ बुलंदशहर। यह 8 जिले आपको दिखाई दिए, यह दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। बोले यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, सबसे जरूरी है क्वेश्चन समझना। यहां पर आपसे सहारनपुर, सबसे ऊपर देखो जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहां क्रॉस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सहारनपुर आपका नहीं आता है दिल्ली एनसीआर में, और इसके नीचे ही आपको देखो अलीगढ़ यहां क्रॉस लगा हुआ है। जब आप पीडीएफ देखोगे तो यहां क्रॉस अलीगढ़ जिले में लगाया गया है। तो कौन सा नहीं है याद रखना, अलग से लिख लेना, अलीगढ़ काट देना उसको, सहारनपुर लिखकर काट देना। क्वेश्चन बनाता है भाई और इन्हीं दो को ऑप्शन में डालता है, अलीगढ़ डालेगा या सहारनपुर डालेगा। तो मैप पर दिखाने का यही उद्देश्य था कि आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू होती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले जानते हो ना क्या होता है? देखो पुलिस अपने आप में आप जानते हो किसका विषय है? राज्य का विषय है। क्लियर?
पुलिस हो या लोक व्यवस्था हो, ये किसके विषय हैं? ये राज्य के विषय हैं। इसके भीतर जो व्यवस्था की गई है, दोहरी व्यवस्था है हमारे यहाँ, चेक एंड बैलेंस पर काम करता है। कैसे? हमारे यहाँ देखो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाना आप, तो डीएम की नियुक्ति होती है और एसपी की भी नियुक्ति होती है। और किसी जगह पर मान लो दंगा वगैरह भड़क गया, तो एसपी क्या है, पहले डीएम से परमिशन लेता है। डीएम जब परमिशन देगा तो एसपी क्या है, वहां पर कार्रवाई करता है। यह प्रोसेस किसी भी राज्य में सामान्यतः इसी तरीके की पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे जो कार्रवाई होती है ऐसे ही होती है। फिर यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली को समझते हैं अलग कैसे है। यहां होगा क्या, यहां सारी पावर जो होती है एसपी से ही आपका प्रमोट होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी रहता है। एडीजी रैंक का अधिकारी, जिसे पुलिस आयुक्त बोलते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है और अंतिम जो उत्तरदायित्व का अधिकार है वो इसी को दे दिया जाता है। ठीक है, वहां डीएम के उत्तरदायित्व वाले अधिकार को खत्म किया जाएगा और एडीजी रैंक के अधिकारी पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और यही आपका क्या करेगा, आदेश देगा और फिर एसपी कार्रवाई करता है। क्लियर? अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली को समझ में आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, अब यह आपके 7 जिलों में यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो लखनऊ है, गौतम बुद्धा नगर है, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। ये तो आप किताबों में पढ़ते हो। हमें क्या है, सबसे पहले तो देखना है कहां कहां पर लागू है। तो लखनऊ कानपुर हमने देखे दोनों, फिर वाराणसी और प्रयागराज देख लिया, और 3 आपके इधर से हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर और आगरा। इनको याद करने का देखो मैं तरीका बताता हूं, याद भी आ जाएंगे कैसे। 3 देखो तो प्रमुख हैं आपके गंगा से लगे हुए। ठीक, गंगा से संबंधित जो आपके बड़े जाने जाते हैं। एक कानपुर हो गया आपका, प्रयागराज जो संगम के लिए, वाराणसी जाते ही भाई गंगा स्नान कर रहे हैं। ठीक, तो वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर तीनों ही प्रमुख रूप से गंगा नदी के कारण जाने जाते हैं। ये तीनों हो गए जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। याद रखना है आपको इसी तरीके से। और 3 देखो यहां पर है, गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर और आगरा। तीनों आप समझ लोगे जहां औद्योगिक इकाइयों का विकास बहुत अधिक हुआ है। तो गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर, आगरा, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। जहां औद्योगिक इकाइयों का विकास अधिक होगा वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करनी पड़ेगी, ऐसा आप समझ सकते हो। और फिर 7वां कौन सा है भैया? राजधानी। 7वीं तो अपनी राजधानी ही है कि राजधानी में भी तो व्यवस्था रहेगी। तो 7 आपको याद, 3 गंगा से कनेक्ट किए, 3 औद्योगिक इकाइयों से कनेक्ट किए, है ना, और 7वां आपका राजधानी क्षेत्र हो गया। तो 7 तो अगर आपके ऑप्शन में अब कोई 8वां आ जाएगा तो आप सोचोगे यार यह तो हमने किसी तरीके से याद ही नहीं किया था, तो यही इसका सही आंसर होगा। ऐसे आप सही आंसर भी टिक करोगे वहां पर। अब उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें देखो, शुरू में ही बताई थी राज्य विधानमंडल के बारे में कि हम जानेंगे आगे कि विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 404 हैं। यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं, जितने भी राज्य हैं सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यार, स्वाभाविक सी बात है। 404 सीटें हैं हमारी, 403 निर्वाचित रहती हैं, 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन की रहती है। और वह एंग्लो इंडियन कौन है आपके वर्तमान में? डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डिन, ये आपके देखो एंग्लो इंडियन है, याद कर लेना आप इन्हें। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं आपकी? 100 सदस्य आपके विधान परिषद के हैं। क्योंकि यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं रहती है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है। क्लियर? जहां विधान परिषद है। अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अर्थात 80 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और राज्यसभा में 31 हैं। राज्यसभा में कितने सांसद बैठते हैं? 31 सांसद बैठते हैं। तो यह सीटों के स्तर पर देख रहे हो कि कितनी भयंकर सीटें रखता है अपना उत्तर प्रदेश। और चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का वितरण किया जाता है, तो भैया 404 तो होंगी विधानसभा में, विधान परिषद में 100 होंगी ही, लोकसभा में 80 होंगी और राज्यसभा में 31 सदस्य होंगे। बहुत बेसिक जानकारी है। अब विधानसभा में जो हमारी वर्तमान विधानसभा है, पता होना चाहिए आपको, 18वीं विधानसभा है हमारी जो वर्तमान में, जिसके आपके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और आपकी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्लियर? तो इस समय आपकी महिलाएं कितनी हैं? जो महिलाएं चुनी गई हैं इस बार, 47 महिलाएं चुनी गई हैं। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछा जाएगा सीधा सीधा। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट, तो सर्वाधिक सभा वाली जो सीट है वह प्रयागराज है, जहां से आपकी 12 सीटें, 12 विधानसभा सीटें हैं। कहां से? प्रयागराज से। तो इसीलिए आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि राज्य विधानसभा की अभी तक लखनऊ के बाहर, अर्थात राजधानी के बाहर एकमात्र बैठक हुई है, प्रयागराज में हुई है। क्लियर? तो इसको विधानसभा सीटों से भी कनेक्ट कर लेना कि इसका भाई औधा कितना है, कि अभी तक मात्र एक बार ही बाहर हुई है अभी बैठक, और वो कहां हुई है? प्रयागराज में हुई है। अब आते हैं यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यह फैक्ट भी आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना, क्योंकि अभी तक यूपी में राष्ट्रपति शासन बार बार क्यों लग जाता था? क्योंकि समझिए 44वें संविधान संशोधन के पहले राज्यपाल के मात्र यह बोल देने से ही, है ना, यह केवल बोल देने से कि यहां पर जो शासन है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है। अभी क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन हो गया तो उसके बाद फिर लिखित रूप में देना पड़ता था। क्लियर? तो लिखित रूप में देने के बाद फिर उसकी जवाबदेहिता अधिक बढ़ गई, और तब से लेकर ही अभी राज्यों में बार बार
जो राष्ट्रपति शासन है, अर्थात अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 352, 356 और 360 तीनों आपातकाल के अनुच्छेद आपने पढ़े होंगे पॉलिटी क्लास में, यहां केवल आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। फिर नियुक्तियों से संबंधित देखो आपके फैक्ट कौन से, जैसे पहला मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, पहला विधानसभा अध्यक्ष, इनको लेकर के आपके पास क्वेश्चंस खूब बनते हैं, तो आपको कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए इनके बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे हम स्वतंत्रता के बाद राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बने। तो राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। यह देखो पेशे से वकील थे और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्लियर, इनके नाम पर आप देखते होंगे बहुत सारे विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय है ना, नजर आएगा। क्यों आएगा? इनको ट्रिब्यूट बेसिकली दिया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी समझ लीजिए, इनका थोड़ा रेफरेंस जान लीजिए कौन थी। जो आपने जेबी कृपलानी के बारे में पढ़ा होगा, कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, तो उनकी ही यह धर्मपत्नी थी सुचेता कृपलानी, और कानपुर के क्षेत्र से यह चुनकर आई थी, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बेसिकली यह राज्य के साथ साथ देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यह भी याद रखना आप। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ हैं। और समझ लीजिए पूछेगा जब कि व्यक्ति के रूप में योगी आदित्यनाथ कौन से हैं, तो याद रखना भाई, हमने बोला कोई बच्चा आपसे बोल रहा है कि हमें योगी की तरह बनना है, बोले योगी की तरह बनना है तो भैया 18 साल के हो जाओ, बालिग हो जाओ। बोले बालिग मतलब 18 हो गया हूं, बोले भाई अब 18 नहीं, अब बालिग की उम्र कितनी है? 21। तो हमने यहां से याद कर लिया 21वें जो है योगी आदित्यनाथ जो है व्यक्ति के रूप में जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। राज्य की पहले राज्यपाल, मतलब राज्य की जो पहली राज्यपाल हैं वो आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। अब नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी भी आपकी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी। दूसरी बात, इनके बारे में एक और तथ्य पढ़ा था, ये पहली भारतीय कांग्रेस महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष थी वह भी बनी थी, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। क्लियर। पहली कांग्रेस अध्यक्ष अगर महिला के रूप में पूछा जाए, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पहली कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, उन्हीं की ये प्री शिष्या थी सरोजिनी नायडू, और ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, दोनों तथ्य देखो आसानी से याद हो गए होंगे आपको। वर्तमान राज्यपाल कौन है आपकी? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, ये गुजरात से आती हैं आपकी। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले विधानसभा अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री, राजऋषि देखो इसको पढ़ते हैं, मतलब ये राजा भी थे और ऋषि की तरह रहते थे। क्लियर। राजा की तरह थे, राजा की तरह थे, इनकी नीतियां जो भी कार्य करते थे, और ऋषि की तरह ये सात्विक जीवन जीते थे, तो इसलिए इनको राजऋषि नाम से पुकारा जाता था, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर देखेंगे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना है आपके। कोई महान काम, आजकल के जो भी नेता है विधानसभा अध्यक्ष हो या कोई भी हो, इतने महान नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय के नेता रहे थे। क्लियर। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, देखो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यहां पर बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है, अरुण भंसाली हैं। ये राजस्थान देखिए हाईकोर्ट में अभी तक न्यायाधीश थे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? अरुण भंसाली, याद कर लेना। ये करंट में भी, यूपी का करंट जब पढ़ोगे तब भी आपको यह पढ़ने को मिलेगा, यहां अपडेट कर दिए गए हैं आपके नोट्स एकदम। यूपी में देखो आयोगों का गठन, अब समझिए जो भी आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसे केसेस जैसे अधिकारियों के केसेस वगैरह रहते हैं, या मानवाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं, तो इनको आयोग के स्तर पर ही निपटा दिया जाए, है ना। न्यायालय पर बोझ, अतिरिक्त बोझ क्यों बढ़ाया जाए? इसी संदर्भ में इन आयोगों का गठन किया गया। तो इन आयोगों के गठन पर आपसे जो प्रश्न मेंस में बनेगा कि क्या इनके सामने अभी कमियां हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या इनके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, यह होता है आपके मेंस में पढ़ने का नजरिया। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा तो सीधा वर्ष पूछता है यहां पर कि जो ओबीसी है आपका, जो यह आयोग है ओबीसी से संबंधित अल्पसंख्यक आयोग है, या आपका ओबीसी आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इनका वर्ष याद करा दो भैया। तो देखो ओबीसी की राजनीति आप जानते हैं 1993 के समय आपकी ओबीसी राजनीति बहुत अधिक चमक रही थी। क्लियर। तो ओबीसी को लेकर के जो रिजर्वेशन जैसी नीतियां आई 90 के दशक में ही आती हैं, तो 93 में आप यहां से याद कर सकते हो कि ओबीसी का जो आयोग है, ओबीसी आयोग है, इसका गठन किया गया 9 मार्च 1993 की तिथि थी, और अल्पसंख्यक आयोग 1994 में। एक वर्ष बाद आपका अल्पसंख्यक आयोग आता है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मानवाधिकार आयोग। देखो मानवाधिकार आयोग की जो तिथि है वह 7 अक्टूबर है, लेकिन हमें वर्ष याद करना है, वर्ष पूछा जाता है, सीधे मिलाने को आता है, मैच करने को आता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है आपका 2002 में है। अब मानवाधिकार आयोग आपको रटना है, और ये दोनों चीजें मैं याद करा दूंगा, सूचना आयोग और महिला आयोग। कैसे? देखो महिलाएं क्या करती हैं, कोई भी वुमेन होती है या महिला होती है, वो सूचना देने का काम करती है कि नहीं देती है? अरे इनके यहाँ ये हो रहा है, इनके यहाँ वो हो रहा है, पता है जी तुम्हें? इस टाइप से देखा होगा आपने महिलाओं को काम करते हुए। तो हम देखो याद कैसे करेंगे, महिलाएं सूचना देती हैं। अब आरटीआई सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता रहता है कि आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 में आया। तो भैया आरटीआई एक्ट 2005 में आया है, और यह सूचना दी किसने है? यह सूचना महिला ने दी है। तो एक वर्ष पहले हमने याद किया कि महिलाएं सूचना देती हैं, तो एक वर्ष पहले ही आपका राज्य महिला आयोग आया होगा। तो 2004 में आपका राज्य महिला आयोग, और महिलाएं सूचना देने का काम करती हैं, तो 2005 में
राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। तो 2005 और 2004 ये दोनों आपको एकदम कंफर्म हो गए होंगे, याद हो गए। मानवाधिकार आयोग आप याद कर लेना, वर्ष 2002 है। और ओबीसी आपको देखिए 90 के दशक की राजनीति समझ में आएगा कि ओबीसी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, ठीक। तो वर्ष भी देखो आपको याद करा देता हूं। तो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको कराए गए। अब आते हैं भौतिक संरचना पर। मुख्य तरीके से देखो अब आपका टॉपिक बढ़िया शुरू होगा और मजा आप देखो यहां से आपको बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि मजेदार टॉपिक जो है यहीं से शुरू होते हैं। चलो फिर सबसे पहले भौतिक संरचना के बारे में आप बताओ, आपने क्या पढ़ा हुआ है जब भारत के भूगोल के बारे में जाना था। तो वहां वहां हमने देखो बहुत अच्छे से देखा था, या यहां समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हमने देखो एक रफ मैप बनाया और रफ मैप से समझा कि ऊपर के क्षेत्र में जो आपकी मौजूद है यह भाबर और तराई। भाबर तराई क्या है, देखो नदियां जब आती हैं तो अपने साथ मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर के कण लेकर आती हैं, टुकड़े। तो वह पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां भाबर और तराई मिट्टी पाई जाएगी। यह क्षेत्र जो होता है कृषि की दृष्टि से भी उपजाऊ नहीं रहता है। अब इसके मध्य में जो है यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी में आपकी उपजाऊ कृषि, यानी कि यह कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ दो तरीके की मिट्टी मिलती है, कौन कौन सी, एक रहती है आपकी बांगर, दूसरी रहती है खादर। बांगर आपकी देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बापू से याद कराया था। खादर आपकी नई जलोढ़ मृदा रहती है। और नीचे आपके साउथ में जो बुंदेलखंड का रीजन है, यहां आपका पठारी क्षेत्र है। तो यह मोटा मोटा आपको भौतिक संरचना आपको बता दिया गया किस तरीके का मौजूद है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना से पहले इसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति समझते हैं, और इसको भी देखो थोड़ा कनेक्ट करेंगे कुछ चीजों से तो याद हो जाएगी। देखो जो आपकी अक्षांशीय स्थिति है वो कहां से कहां तक है, 23.5 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। तो यहां ऑप्शन में आपका 23.5 डिग्री 52 मिनट आपको टिक करना आसान है। कैसे, जब आप भारत के बारे में पढ़ रहे थे तो भारत से आपकी मकर रेखा जब गई थी तो 23 डिग्री 30 मिनट, क्लियर। यह 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपका मौजूद है मकर रेखा। तो मकर रेखा आपकी जब कर्क रेखा, ठीक है, तो यह आपकी जब ऊपर से गुजरती है तो यहां पर उत्तर प्रदेश तो मौजूद नहीं होता है। तो बोले भाई जब उत्तर प्रदेश नहीं मौजूद था तो सीधी सी बात है इसके ऊपर आपका सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर 23 डिग्री 52 मिनट, इसीलिए देखो क्लियर हो गया होगा यहां से कि 23 डिग्री 52 मिनट इसकी अक्षांशीय स्थिति है। जो दक्षिणी विस्तार है उत्तर प्रदेश का, उत्तरी विस्तार 31 डिग्री 28 मिनट है। फिर आगे बढ़ेंगे, जो हम देशांतरी विस्तार देखेंगे तो जो आपका पश्चिमी है विस्तार वह 77 डिग्री 5 मिनट का है, और जो पूर्वी है 84 डिग्री 38 मिनट। यहां हम देखो एक आपकी 82.5 डिग्री पर हमने देखा था कि जो आपकी तिथि रेखा गई हुई थी, तो समय रेखा, सॉरी मानक जो समय रेखा जाती है वो 82.5 डिग्री से जाती है। तो 82.5 डिग्री से आपकी जब मानक रेखा गई थी वह प्रयागराज में स्थित है। भैया प्रयागराज से आपके नैनी क्षेत्र से जाती है कि नहीं जाती है, तो इसी के थोड़ा सा आप ईस्ट में और चले जाओगे तो 84 डिग्री 38 मिनट पर आपका पूर्वी देशांतरी विस्तार समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखो आपको गेस करना भी आसान हो जाता है, और चीजों को जितना जितना आप जानते हो ना उसके आधार पर गेस करने की कोशिश किया करिए। पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको पता होना चाहिए। 650 किलोमीटर आप देख रहे हैं, यहां मैप पर दिखा दिया गया है। औसतन रूप से बताया जाता है कि 650 किलोमीटर लंबाई जो है इसकी पश्चिम से पूरब की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 240। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश का जो आकार है वह आयताकार संरचना के रूप में दिखाई देता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक। कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 7.33% है। यह आपके एग्जाम में आया है, काफी आसान था आपके लिए निकालना। देखो 2.4 लाख है आपका, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्या है उत्तर प्रदेश का है, और भारत का कितना है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो नहीं परसेंटेज पता था, सीधा निकाल दो भाई। 2.4 जो है 32 का कितना परसेंट है, इतनी तो गणित आती होगी कि नहीं। इतनी गणित अगर आती नहीं है तो भैया इतनी गणित भी सही करो, रीजनिंग भी आती है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो लगभग 7% के आसपास आपका यहां से डेटा निकल के आ जाएगा, है ना। 2.4 जो है 32 लाख का, 32 लाख किसका है, भारत का क्षेत्रफल है, और 2.4 लाख किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो 7.33% के आसपास यह एरिया कवर करता है भारत का। और कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है, तो वह भारत का 2.70% है। यह छोड़ देना, कोई जरूरी डेटा नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थान बोल रहा है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। इससे बड़े बड़े देखो 3 आपके राज्य और हैं। राजस्थान जो सर्वाधिक आपको दिखाई देता होगा, सर्वाधिक एरिया, क्योंकि यहां पर मरुस्थल एक बड़े भूभाग पर मौजूद है। फिर दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले स्थान पर हैं, ठीक। सर्वाधिक क्षेत्र वाले 3 जिले और सर्वाधिक क्षेत्र वाले आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बड़े बड़े कौन से जिले हैं, छोटे कौन से जिले हैं। तो सबसे छोटा जिला देखने से पहले हम बड़ा जिला देखते हैं। मैप पर भी आपको दिखाया था, लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा देखो जिला है। अब यहां मैप पर आओ समझते हैं, तीनों जिले देखो अच्छे से समझ आ जाएंगे। यह जो येलो कलर का पहला आपको दिखाया गया है यह सबसे बड़ा जिला है
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन? लखीमपुर खीरी। दूसरा देखो यहां पर दिख रहा होगा सोनभद्र। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहां पर देखो तीसरा आपको दिखाया गया है हरदोई। क्लियर? तो तीन आपको देखो बड़े जिले दिखा दिए गए हैं और मैप पर बहुत ध्यान से देखना है। पहला लखीमपुर, दूसरा हो गया सोनभद्र, तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया हरदोई। और तीनों देखो छोटे जिले भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तीनों छोटे जिले देखेंगे और समझेंगे। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही। तो देखते हैं भाई हापुड़ कहां पर है। देखो यहां छोटा सा आपको अंदर दिख रहा होगा, यह है हापुड़। पहला सबसे छोटा यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। दूसरा इसी से सधा हुआ है, लगा हुआ जो है गाजियाबाद। दो सबसे छोटे जिले दिख गए, आसपास ही हैं। कौन सा? हापुड़ और गाजियाबाद। और तीसरा कौन सा है भैया? भदोही। अब समझिए जब हापुड़ आपका जब तक जिला नहीं बना हुआ था उसके पहले सबसे छोटा जिला आपका हुआ करता था यही भदोही। ठीक है? अभी के समय भदोही तीसरा सबसे छोटा जिला है। अगर कहीं अपडेट ना हुआ हो तो इस तरीके से आप देखिए बुक में अपडेट कर लेना। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? अब हापुड़ हो जाएगा। और भदोही जो पहले सबसे छोटा जिला हुआ करता था अब तीसरा सबसे छोटा जिला हो चुका है। क्लियर? अब यहां जो दिया हुआ है देखो, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से हैं। तो सबसे पूर्वी आपका सहारनपुर है और सबसे उत्तरी आपका सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र है। कहां है भैया? ये रहा सहारनपुर सबसे उत्तर में और ये रहा सोनभद्र भैया सबसे दक्षिण में। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? ये रहा भैया शामली। ये शामली सबसे पश्चिमी है। और सबसे पूर्वी बलिया। ये दिख रहा होगा बाहर चोन निकाले हुए, ये है आपका बलिया सबसे पूर्वी। चलो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इनकी सीमाओं से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा भैया राज्य जो है कितनी सीमाएं कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, या किसी एक देश के साथ नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो कौन कौन से उत्तर प्रदेश के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ये सब मैप पर विजुलाइज करने वाला है। आगे जो तथ्य आएंगे भी उनको याद करेंगे। तो भैया हम देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। तो आप समझिए यहां पर 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और नेपाल से लगे हुए कितने राज्य हैं? नेपाल से लगे हुए आपके 7 राज्य हैं। ठीक है? नेपाल से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 7 राज्य। इन सातों को आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले नेपाल वाले हम निपटाएंगे। कौन कौन है? महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। अब ऐसे दिया हुआ है, अब ऐसे तो आपको याद भी नहीं हुआ होगा। चलो कुछ इसका निमोनिक्स बनाते हैं। क्या? देखो महाराज जो थे जितने भी, आप समझिए कि यहां पर बौद्ध धर्म रहेगा। नेपाल में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तो यहां जितना भी धर्म आपको पालन करने वाले लोग मिलेंगे वह बौद्ध धर्म पालन करने वाले। तो यहां पर जितने भी महाराज हुआ करते थे वह क्या करते थे? वह भैया सिद्धार्थ की पूजा करते थे। सिद्धार्थ क्या थे? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का ही तो बचपन का नाम है। तो भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की पूजा करते थे जितने भी महाराज थे, क्योंकि वह उन्हें राम का स्वरूप मानते थे। किन्हें? सिद्धार्थ को भगवान का रूप मानते थे और वह उनकी सेवा करते थे, इसीलिए उनकी क्या करते थे? सेवा। सेवा से हम श्रावस्ती। क्लियर? यहां सामने लिखते चलना। ठीक? सेवा करते थे, राम का रूप मानते थे और सिद्धार्थ की पूजा करते थे। अब भैया वो तभी तो क्या थे? बहुत ज्यादा रिच थे। बहराइच का कोड हम रिच ही बनाएंगे। सेवा करते थे इसीलिए बहुत ज्यादा रिच थे, और रिच थे तो उनके पास लाखों पैसा था। क्या था? उनके पास लाखों में पैसा था और इसीलिए वो पीली धातु पहनते थे। जिसके पास भैया लाखों पैसा होगा वही पीली धातु पहनेगा। देखो हो गया पूरा कोड और पूरी निमोनिक्स। देखो इसके जरिए क्या हुआ, हमें सारे के सारे जितने राज्य थे जो नेपाल से सीमा बनाते हैं वो सारे याद हो गए होंगे। एक तो 7 देखो आपके जो जिले हैं, यह क्लियर तरीके से 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह समझ में आ गया होगा कि नेपाल से जो सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यह 7 हैं और नेपाल हमारे साथ रहता है। नेपाल हमारे साथ रहता है। बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, नहीं तो नेपाल हमारे साथ रहता है। तो 7 से हमें याद हो गया, 7 जिले इससे सीमा बनाते हैं। और 7 कौन कौन से हैं भाई? महाराज यहाँ के जितने थे वो सिद्धार्थ की क्या करते थे? सिद्धार्थ की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें राम का रूप मानते थे, इसीलिए वह उनकी सेवा करते थे। और सेवा करेंगे तो वह क्या होंगे? रिच होंगे। रिच से बहराइच हो गया, और उनके पास लाखों में होगा तो लखीमपुर हो गया, और लाखों में होगा तो वह पीली धातु पहनेंगे, पीलीभीत हो गया। क्लियर? देखो 7 आपको याद करा दिए जो नेपाल से लगे हुए हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आते हैं प्रदेश से जो लगे हुए राज्य हैं वह कितने हैं। दूसरी बात है प्रदेश से लगे हुए राज्य के साथ साथ कौन कौन है जो प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। इसके बाद हम वह देखेंगे कि एक एक राज्य को उठाएंगे किस किस डिस्ट्रिक्ट से सीमा बना रहा है। इसको समझने के लिए हमें केवल क्या करना है? केवल इस मैप पर आ जाना है भैया।
इस मैप को बहुत अच्छे से कर लेना है और सारा कुछ डिटेल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ है, यह वो 7 जो है आपके नेपाल से लगे हुए जो बताए गए हैं, पीछे आपको याद करा दिया है, इसको निमोनिक्स के साथ नेपाल वाले याद करा दिए गए हैं। बाकी चीजों को हम देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर नेपाल के यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, जो राज्य सीमा बना रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड को पकड़ेंगे। उत्तराखंड के बारे में हम जानते हैं कि यहां से उत्तर प्रदेश के ही 13 जिलों को लेकर के एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया। अब उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश के भी तो कुछ जिले होंगे जो सीमा बना रहे होंगे, तो कौन कौन से जिले हैं ऊपर से पकड़ते हैं हम। सबसे पहले कौन सा, यहां देखो सहारनपुर की यह सीमा दिख रही होगी आपको, मैप पर ही ध्यान से देखना है और फिर आपको खुद से इसको मैप जब दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दी जाएगी, इसको बहुत ध्यान से करना है, बार बार रिवाइज करना है इसको और इसको विजुलाइज ही करो आप। सबसे पहले देखो यह सहारनपुर दिख रहा होगा जो सीमा बना रहा है, तो पहला कौन सा हुआ, सहारनपुर। दूसरा देखो यह आपको जो जिला दिख रहा है यह कौन सा है, मुजफ्फरनगर जिला है, तो दूसरी सीमा कौन सा बना रहा है, मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, फिर आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर, और फिर आपको यह बड़ा सा राज्य दिख रहा होगा बिजनौर। तीसरा जिला कौन सा है, बिजनौर। चौथा जिला आपको देखो मुरादाबाद दिख रहा होगा, यह जिला कौन सा है, मुरादाबाद। तो हमने नंबर 1 देखा सहारनपुर, दूसरा देखा हमने मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा देखो आपको मुरादाबाद, पांचवा रामपुर क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, या सीमा बना रहा है उत्तराखंड के साथ। छठा आपको दिख रहा होगा बरेली, और पीलीभीत जो है, पीलीभीत पर भैया आधा पीलीभीत जो है उत्तराखंड से सीमा बना रहा है और आधा पीलीभीत देखो भैया नेपाल से सीमा बना रहा है। क्लियर। तो इस आधार पर हम समझे कि पीलीभीत जो है दोनों जगह पर नजर आएगा, उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाएगा और नेपाल के साथ भी सीमा बनाएगा। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में केवल सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है चुन्नू सी एकदम सीमा बना रहा है। तो सबसे छोटी सीमा पूछा जाता है, कौन बनाता है, तो सबसे छोटी सीमा एक तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। दूसरा देखो राज्य हो गया, तीसरा राज्य आता है हरियाणा। तो हरियाणा में समझेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे कैसे सीमा बना रहा है हरियाणा। सबसे ऊपर देखो तो आपका सहारनपुर ही मौजूद है, पहली सीमा कौन बनाएगा, सहारनपुर। दूसरा उससे सधा हुआ देखो लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट शामली, जो सबसे हमारा छोटा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फिर हमारा सीमा कौन सा बना रहा है, शामली बना रहा है। तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा आपका देखिए बागपत है। क्लियर। सबसे ऊपर कौन सा है, सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा देखो आपको बागपत दिख रहा होगा। चौथा आगे बढ़ेंगे तो यहां गाजियाबाद, ध्यान रखना, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, हरियाणा से आपका यह गाजियाबाद सीमा नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यह दिल्ली भैया छोड़ता ही नहीं है इसको, दिल्ली ही पूरे गाजियाबाद से सीमा बनाता है। क्लियर। बीच में देखो यह दिल्ली मौजूद है और यह दिल्ली ही पूरी तरीके से गाजियाबाद से सीमा बनाएगा, और कुछ गौतम बुद्धा नगर अर्थात नोएडा का क्षेत्र भी है जहां सीमा बनाएगा, लेकिन कुछ भाग देखो छूट जाएगा गौतम बुद्धा नगर का। तो गौतम बुद्धा नगर भी चौथा आपका डिस्ट्रिक्ट है जिससे हरियाणा सीमा बनाएगा। पांचवा कौन सा है, देखो यह छोटी सी सीमा दिख रही होगी इस अलीगढ़ की, छोटी सी सीमा दिखी अलीगढ़ की, यह भी हरियाणा से देखो सीमा बनाएगी। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मथुरा, मथुरा से भी सीमा बनाता है हरियाणा। तो यह 6 आपको डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के दिखाई दिए जो हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा से सीमा बना रहा है राजस्थान, यह क्लियर तरीके से दिखाई दिया होगा। फिर एमपी पर आते हैं, एमपी देखो दक्षिण में मौजूद है और सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। और यहां पर आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। एक एक करके इसको देखते हैं मैप पर। सबसे पहले देखो आगरा है, आगरा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। दूसरा है आपका देखो यह इटावा, दूसरा कौन सा है, इटावा राज्य है। तीसरा देखो जालौन आपको दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो झांसी, यह जो आपका डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यह झांसी है, यह भी आपका मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। और ललितपुर तो घुसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के भीतर। ठीक, यह पूरा जो ललितपुर झांसी वाला जो क्षेत्र है और महोबा वाला क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश के अंदर ही घुसा हुआ है। पहले शुरुआती स्तर पर मांग होती थी कि इसे मध्य प्रदेश में ही शामिल कर देना चाहिए। क्लियर। तो आगे बढ़ गए हम, तो ललितपुर से आगे बढ़े तो फिर महोबा छठा आपको दिखाई दिया। महोबा से आगे बढ़ते हैं तो फिर यह बांदा आपको दिखाई देगा, बांदा, फिर बांदा से लगा हुआ है चित्रकूट, चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज, प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र भी है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। यहां देखिए आपको ध्यान रखना है कि हमीरपुर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो भैया हमीरपुर जो है आपका सीमा नहीं बनाता है। ठीक, ध्यान रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको हमीरपुर अगर ऑप्शन में आ गया तो आप हमीरपुर कहीं सही मत टिक कर देना। हमीरपुर की देखो आपको यहां पर लोकेशन देखनी अंदर है, तो यह सीमा नहीं बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ। आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है भाई। तो छत्तीसगढ़ कहां पर सीमा बना रहा है, छत्तीसगढ़ आपका सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रहा है सोनभद्र के साथ। और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड दिखाई देगा, झारखंड भी आपका सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है। तो एक तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है
सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बना रहा है, तीसरा झारखंड के साथ सीमा बना रहा है। आगे जब हम बिहार देखेंगे तो बिहार के साथ भी या देखो सोनभद्र जो है सीमा बनाता है। तो यहां हमने पकड़ा कि सोनभद्र जो है हमारा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और सब मैप पर दिख रही है क्लियर तरीके से। नंबर 1 एमपी, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 बिहार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिहार देखते हैं किससे सीमा बनाता है। एक तो सोनभद्र हो गया और सोनभद्र से लगा हुआ यह डिस्ट्रिक्ट है चंदौली। चंदौली के बाद फिर गाजीपुर आ जाएगा, गाजीपुर के बाद देखो बलिया जो हमारा सबसे पूर्वी जिला है। फिर आगे बढ़ेंगे भाई तो देवरिया, देवरिया के बाद फिर कुशीनगर और कुशीनगर के बाद महाराजगंज। तो 7 आपके देखो डिस्ट्रिक्ट यहां मौजूद हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। सभी को आपको खुद से भी एक बार मैपिंग करनी है तो और अच्छे से यह तैयार हो जाएगा। तो यह जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं सॉरी, उन पड़ोसी राज्यों से जो जो डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं सब बहुत डिटेल से यहां पर समझाकर दिखाया गया है, विजुलाइज कराया गया है। और विजुलाइज करने के बाद में आपको चीजें अब जो फैक्ट पढ़ते होंगे वो याद हो गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की मृदा और कृषि पालन से, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित आंकड़े देखते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न खूब बनते हैं। सबसे पहले देखो दिया हुआ है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। अब भैया कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र, यहां से खूब क्वेश्चन बनाता है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या होता है? देखो इसको मोटा मोटा आप समझ लो, जैसी भूमि वैसी कृषि, यह होते हैं आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। और कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? जैसी जलवायु वैसी कृषि। भारत में कृषि जो एग्रो जिन्हें बोलते हैं हम इकोलॉजिकल जोन, तो यह 20 ही हैं और यह 20 आपके एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिन्हें कृषि जलवायु क्षेत्र कहते हैं, यह 9 हैं। अर्थात जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वह 9 हैं और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है वह 20 हैं। कुल मृदा समूह कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 8 हैं। ठीक, यह फैक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और ये सारे फैक्ट देखो आपके एग्जाम में घूम फिर कर आते रहते हैं। देखो कुल कार्यशील जनसंख्या पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में कितनी लगी हुई है, तो 59.3 अर्थात लगभग 60% आपके पास जनसंख्या जो है वह कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कार्यशील जनसंख्या आपकी 15 से 64 वर्ष की जो आयु होती है इसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या को रखा जाता है। राज्य में सभी वर्गों का जो औसत जोत आकार है वह 0.73 हेक्टेयर है। समझिए यहाँ पर 1 हेक्टेयर से जो कम होता है वहां पर आपका देखिए सीमांत जोत के अंतर्गत समझा जाता है इसे, और जो इस पर लगे हुए कृषक होते हैं वह सीमांत कृषक कहलाते हैं। 1 हेक्टेयर से ऊपर जाएंगे तो मध्यम हो जाएगा, फिर लघु हो जाएगा, फिर वृहद आकार हो जाएगा, है ना। जोत का आकार ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में औसतन आपका 0.73 है। यहां से समझ में आया हमारे यहाँ किसानों के पास जो जोत का आकार है बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ सीमांत कृषक ज्यादातर पाए जाएंगे। यहां से एक अंदाजा हम ऐसे लगा लेंगे। मैदानी क्षेत्र में देखिए मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। मथुरा और आगरा का क्षेत्र देखेंगे अभी हम, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा क्यों पाई जाती है यह भी समझ में आएगा। सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कहां होगा भैया? जो सूखा क्षेत्र होगा। और सूखा क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब मृदा अपरदन पूछा जाता है कि सर्वाधिक। देखो मृदा अपरदन जो है हमारे यहाँ 2 तरीके से होता है, या तो जल से होता है या वायु से होता है, या प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। 2 तरीके से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में अपरदन होता है। मिट्टी की जो पोषक तत्व होती है, मिट्टी की लेयर होती है, इनके कारण हट जाती है वहां से, है ना। जो पोषक तत्व होगी उपजाऊ होगी, मिट्टी क्या होगी? इससे अनुपजाऊ हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है मृदा अपरदन, अपरदित हो जाती है मृदा। तो 2 तरीके से होती है, या तो जल से होती है या वायु से होती है। लेकिन यूपी में आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जो होता है वह वायु अपरदन से ना होकर के जल अपरदन से होता है। याद करने के लिए आपको बता दें कि चंबल नदी के द्वारा मृदा को बहुत अधिक अपरदित किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे भाई सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से होने वाला नदी क्षेत्र, तो चंबल नदी क्षेत्र है ना, बच्चा बच्चा बता देगा। लेकिन पूछे कौन से जिले हैं जो इस जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, तो भैया जहां ये चंबल नदी आपको दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में, और किन 2 जिलों में आपकी बहती है या चंबल, जब हमने वहां पर सहायक नदियों के स्तर पर, यमुना की सहायक नदियों के स्तर पर पढ़ा था तो चंबल नदी जाना था। यहां थोड़ा और डिटेल जाएंगे तो जानेंगे कि भैया आगरा और इटावा से होते हुए, यहां आपको दिख रहा होगा यह चंबल नदी का क्षेत्र आगरा और इटावा से होते हुए चंबल नदी जाती है और यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से होंगे? यही इटावा और आगरा होगा। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो होते हैं, एक तो आगरा ही रहता है, दूसरा इसका मथुरा जो है यह भी वायु अपरदन से अत्यधिक प्रभावित रहता है। ठीक, इनकी लोकेशन देखो आपको समझ में आ रही होगी। इसी कारण आगरा और मथुरा में मरुस्थलीय जो है भूमि अत्यधिक पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़े। अब बुंदेलखंड का क्षेत्र तो आपको नहीं बताने की जरूरत है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है ना। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है आपको देखिए सामने दिख रहा होगा। यह 7 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। क्लियर? जहां शुष्क खेती क्षेत्र है इसीलिए इसको बुंदेलखंड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब अफीम की खेती हम देखते हैं भाई, अफीम की खेती कहां पर होती है? देखो
इसको भी याद भी करेंगे कि अफीम की खेती कहां पर होती है, क्योंकि ये दोनों जिले आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए फिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बाराबंकी, दूसरा दिख रहा होगा गाजीपुर। तो भाई गाजीपुर और बाराबंकी याद करना बहुत आसान। कैसे? अफीम अगर जो खाता होगा भैया, जो भी बच्चा अफीम खाना शुरू कर देगा वो क्या करेगा, क्लास को बंक करेगा कि नहीं करेगा अपनी, और क्या करेगा, क्लास को बंक करके गांजा पिएगा, गांजा भी शुरू कर देगा। जो भैया अफीम खाएगा वो क्लास को बंक करेगा और गांजा पीना भी शुरू कर देगा। तो बंक से याद कर लिया हमने बाराबंकी को, गांजा से याद कर लिया हमने गाजीपुर को। ठीक, यही दोनों जगह हैं जहां अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती देखो एक तो लीगल नहीं है, लेकिन कुछ अगर सीमित मात्रा में औषधि प्रयोग के लिए या खेती की जाती है तो उसे लीगली जो है लीगल ठहराया जाता है। ठीक है, तो वह आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक बाराबंकी, दूसरा गाजीपुर है, और दोनों याद करा दिए मैंने। सर्वाधिक आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ है। देखो प्रतापगढ़ आंवला हो गया, है ना, इलाहाबाद आपका जो प्रयागराज है अमरूद हो गया, ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सब तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। अब राज्य के देखो जीआई टैग, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है उनकी प्रसिद्धि के चलते, जैसे खुर्जा अमरूद। जो अमरूद है प्रयागराज का, उसे खुर्जा अमरूद के रूप में जाना जाता है, वह प्रयागराज का है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। और आमों की कुछ प्रजातियां देखो समझ लेते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जैसे आम में आप जाओगे, जब बागपत के क्षेत्र में जाओगे पश्चिम में, तो बागपत में मिलता है आपका रटौल आम। ठीक, इस रटौल आम को भी समझिए जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा देखो, जब लखनऊ के क्षेत्र में जाओगे तो वहां मिलेगा आपको दशहरी आम, इस दशहरी आम को भी भैया जीआई टैग मिला हुआ है। तीसरा क्या है भाई, वाराणसी के क्षेत्र में जब जाओगे तो यहां लंगड़ा आम, ये लंगड़ा आम भी आपने खूब खाया होगा, लंगड़ा आम हो गया। और चौथा देखो, सहारनपुर के क्षेत्र में जाओगे तो वहां सफेदा आम मिलता है। ठीक, 4 आम बता दिए आपको। पहला रटौल आम जो बागपत के क्षेत्र में मिलेगा, लखनऊ में दशहरी आम खाने को मिलेगा, वाराणसी जाना भैया लंगड़ा आम खाना, सहारनपुर जाना तो सफेदा आम खाना। और जिसमें 2 आपके दशहरी आम जो लखनऊ का है, मलिहाबाद के क्षेत्र में है, और रटौल आम जो बागपत में है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। काला नमक चावल देखो, जो सिद्धार्थनगर या गोरखपुर बस्ती का क्षेत्र है, यहां पर जो काला नमक चावल है इसे जीआई टैग मिल चुका है। बासमती चावल देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। हरित क्रांति के बाद बासमती चावल की जो उत्पादन है इसका बहुत अधिक इसमें वृद्धि देखी गई थी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बासमती चावल उगाया जाता है। और देशावरी पान देखो, पान के लिए तो महोबा हर कोई जानता है ना, पान के लिए तो महोबा जानते हैं, उसका नाम क्या है, देशावरी पान, महोबा में इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और सभी को देख लेते हैं मैप पर, यह है आपका शामली या बागपत का क्षेत्र है जहां आपका रटौल आम मौजूद है। ठीक, जिसे रटौल आम को जिसे जीआई टैग मिला है। लखनऊ में देखो दशहरी आम, यह लखनऊ रहा आपका, और इसी से लगा हुआ है बाराबंकी। बाराबंकी में देखो बताया था ना, बाराबंकी और गाजीपुर ये दोनों क्षेत्र हैं जहां अफीम की खेती को मान्यता दी गई है। बंक और गांजा से हमने याद किया था इन दोनों क्षेत्रों को। गोरखपुर देखते हैं जहां काला नमक चावल है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। प्रतापगढ़ देखो, यह प्रयागराज है और प्रयागराज से लगा हुआ है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ में देखो आंवला रहता है और प्रयागराज में खुर्जा अमरूद। सारी देखो लोकेशन क्लियर, और सभी लोकेशनों के साथ साथ यह भी देख लिया कहां क्या मौजूद है। जमींदारी उन्मूलन कानून पर आते हैं भाई। जमींदारी उन्मूलन कानून क्या होता है, जब भारत आजाद होता है तो सबसे बड़ी समस्या देखो नेहरू जी के सामने रही थी जमींदारों की। अब क्योंकि सामाजिक न्याय स्थापित करना था तो जमींदारों को तो खत्म करना था। इसी संदर्भ में जमींदारी उन्मूलन कानून आता है 1950 में। 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून आएगा और फिर यह प्रदेश में लागू होगा 1952 से, 1 जुलाई 1952 से, है ना, यह कानून लागू हो जाता है। और इसी के चलते देखो चकबंदी योजना लाई जाती है 1954 में। सारे 54 देखो वर्ष जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, +2 करते चलना है। +2 में देखो 50 में आपका कानून आया, +2 अर्थात 52 में आपका 1952 में यह लागू हुआ। लागू होने के बाद +2 अर्थात 54 में चकबंदी। चकबंदी क्या होता है, छोटे छोटे खेत के टुकड़ों को किसानों को जोड़ करके एक बड़ा भाग बना दो ताकि बढ़िया उपज हो सके वहां पर। क्लियर, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या सीमांत जोत की बनी ही हुई है। तो 1954 में चकबंदी योजना लागू हुई, लेकिन भैया यह चकबंदी योजना केवल पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में ही लागू हो पाई, बाकी क्षेत्रों में नहीं लागू हो पाई। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीमांत जोतों का आकार आप देखोगे 0.373 हेक्टेयर के आसपास ही दिखाई देगा। सारे फैक्ट देखो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अब एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, देखो होता क्या है, जब चकबंदी योजना या जमींदारी उन्मूलन आता है तो इसके बाद से भू माफियाओं का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब भू माफियाओं की संख्या बढ़ती चली गई, है ना, तो ये परेशान किसे करते थे, यह परेशान तो भू माफिया किसको करेंगे, किसानों को करेंगे। तो फिर जब 17 में, आप समझिए 2017 में योगी जी जब सत्ता में आते हैं, अभी एक भू माफिया पर आप देखते हो लगातार कार्रवाई होती रहती है, ठीक, तो योगी जी जब सत्ता में आते हैं तो 17 में, यहां से हमने 2017 को याद किया क्योंकि 17 से पूछा जाता है भाई एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष हुआ, तो वर्ष आपको याद रखना है 17। योगी जी जब सत्ता में आए, सत्ता
से हमने याद कर लिया 17 को। तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब होता है? 2017 में। किसान क्रेडिट कार्ड, इसका पूछा जाता है कि वर्ष कब इस वर्ष इसकी योजना कब आई, किस वर्ष? तो वर्ष 2000, 1999 2000। तो बोला ही जाता है भाई 21वीं सदी जो है किसानों की सदी है भाई, और 21वीं सदी अर्थात वर्ष 2000, 1999 2000। ये देखो वर्ष याद हो गया, याद हुआ। किसानों की सदी बोलते हैं कि नहीं इसको, 21वीं सदी को। जैविक खेती के मॉडल के रूप में चयनित पहला जो है आपका जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो हमीरपुर। बोले देखो जैविक खेती आप जानते हो भले ही यह पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी अनुकूल है, लेकिन उत्पादन अत्यंत कम होता है, यह एक चुनौती है इसकी। तो जिलों से पूछा गया, मैं याद कराने के लिए बता रहा हूं, सारे जिले थे 75, उनसे पूछा गया भाई जैविक खेती कौन करेगा अपने यहाँ, कौन पहला मॉडल के रूप में इसको किसको चयन किया जाए? तो हमीरपुर बोला भाई हमें भाई हमें चयन करो। एक जिला बोला भाई हमें से हमने याद कर लिया हमीरपुर को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम कृषि क्षेत्र देखेंगे, और कृषि क्षेत्र में हम वह जानेंगे पहले कि उत्तर प्रदेश कहां कहां पर पहले स्थान पर आता है। तो यह जितने दिए हुए हैं आपका खाद्यान्नों में देखो शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं में भी है ना, गन्ना में, दुग्ध, देखो दुग्ध यहां पर काटकर सही कर लेना। अभी के समय में लेटेस्ट डेटा जो आया है उसमें राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है दुग्ध उत्पादन पे। आगे बढ़े तो भैया आलू, आंवला, तरबूज, खरबूजा, पशुधन, भैंस, ये सारे ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो आपका है पहले स्थान पर आता है। क्लियर? तो कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान कहां कहां पर है? खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, पशुधन के मामले में और भैंस के मामले में। सारे एक जगह पर लिख के दे दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग इनको आप पढ़ते रहते होगे, और सब एक जगह आपको दे दिया कि भाई किसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और कहां पर आपका दूसरे स्थान पर है। तो चीनी, एथेनॉल और चावल, ये तीनों देखो एथेनॉल से जुड़े हुए आपके हैं। चीनी हो गया, चाहे एथेनॉल हो गया, चाहे चावल हो गया, तीनों में आपका क्या है? तीनों में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अब कुछ झील देखते हैं, झील देखेंगे और उनसे जुड़े हुए हम क्या देखेंगे? डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। होता क्या है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं। क्लियर? तो बहुत सारी झीलें हैं, सारी झीलें तो हमें देखनी नहीं है। हम क्या करेंगे, वो झीलें सारी देख लेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो केवल हमें उनको ही देखना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिख रही है? बखीरा झील दिख रही है। ये वो हैं सारी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के अगर उठाओगे, यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन बने हैं, इतनी बार रिपीट होती हैं, लेकिन भैया मिलान करने को आता है, जब कंफ्यूजन होता है तो सही नहीं होता है। लेकिन अब देखो कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, कुछ चीजों में आपके निमोनिक्स बता दूंगा, उसके बाद आप देखते ही तुरंत सही आंसर मारोगे। जैसे बखीरा झील आता है, संत कबीर नगर में है। अब हमने भैया पहले याद कर लेते हैं, फिर हम मैप पर भी देख लेंगे। मैप पर भी सबको दिखा दिया गया है, लेकिन मैप पर देखने से भी चीजें आपके क्या है, विजुलाइज हो जाएंगी। हाँ भाई ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन याद जब कराऊंगा निमोनिक्स होगा तो फिर आप वहां पर आंसर सही टिक मारोगे। ठीक है, दोनों तरीके से आपको याद कराई जाती है। अब आया भाई बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। तो कबीर दास से हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। तो कबीर दास आप समझिएगा बखेड़ा, देखो बखेड़ा बनाने में, बखीरा को याद करना है, बखेड़ा बनाने में कबीर दास को जाना ही जाता है ना, सभी की आलोचना करते थे वो। तो बखीरा झील याद हो गई हमें, संत कबीर नगर में है। अब नवाबगंज झील, नवाबगंज झील कहां पर है? उन्नाव में है। देखो इसी का नाम है आपका चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह कहां है? उन्नाव में मौजूद है। पार्वती और अर्गा, पार्वती अर्गा ताल कहां है? गोंडा में। गोंडा को क्या पढ़ना है हमें? गेंडा की तरह पढ़ना है। अब पार्वती को पर्वत निकालना है हमें। जब पर्वतों पर जाओगे तो आपको गेंडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। तो पर्वत से हमने पार्वती अर्गा को निकाला और गेंडा से हमने गोंडा को निकाल लिया। ठीक, और कीठम ताल, या कीमठ नहीं, कीठम ताल है। कीठम ताल कहां है? आगरा में है। शेखा झील, देखो शेखा झील याद कराता हूं, शेखा झील का शेख निकाल लो आप। और शेख जो होते हैं किसकी पूजा करते हैं या किसकी प्रार्थना करते हैं? अली की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शेखा झील हमने याद कर लिया शेख से। शेख जितने भी होते हैं वो सब अली की प्रार्थना करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर, देखो भैया गोविंद वल्लभ पंत बोला था कि पहले जो मुख्यमंत्री रहे इनके नाम पर बहुत सारे सागर, देखो इनके सागर का ही नाम रख दिया गया गोविंद वल्लभ पंत। तो भाई गोल्ड थे ये हमारे यहाँ के, है ना। चाहे आप सोनभद्र ऐसे याद कर लो या सोनभद्र से आप याद करना है कि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है ये कहां पर है? सोनभद्र में है। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर पर आते हैं भाई। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर यह दोनों कहां पर हैं? झांसी में है। देखो लक्ष्मी का हमने निकाल लिया, चाहे आप याद कर लेना, लक्ष्मी का अवतार ही थी एक तरीके से झांसी की रानी जो थी। क्लियर? तो लक्ष्मी ताल कहां हो जाएगा? झांसी में हो जाएगा। तो पार्वती अर्गा हम याद कर लेंगे, पर्वत पर जाएंगे गेंडा मिलेगा। शेख से हम अली को याद कर लेंगे, लक्ष्मी से हम झांसी को याद कर लेंगे कुछ, और बखेरा से हम कबीर नगर को याद कर लेंगे। अब 4-5 अगर मैंने आपको निमोनिक से याद करा दिए, बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं याद करना। अब आ जाओ इसको मैप पर देखते कहां पर कौन सी मौजूद है। देखो शेखा झील आपको दिख रही है अलीगढ़, तो यह अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहां देखो आपको यह झील बता दी गई है, अलीगढ़ में मौजूद है शेखा झील। कीठम, जो कीठम ताल है आपका, कीठम ताल देखो आगरा में मौजूद थी, आगरा दिख गया आपको। अब दो आपको देखो झीलें झांसी की बताई थी, यह डिस्ट्रिक्ट है आपका झांसी, झांसी में लक्ष्मी ताल है और बरुआ सागर है।
फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्नाव में देखो आपको नवाबगंज झील बताई गई थी, यह उन्नाव आपका हो गया और उन्नाव में ही मौजूद है नवाबगंज। फिर गोंडा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दिया, यह दिखाई दे रहा है गोंडा, गोंडा में आपकी पार्वती अर्गा झील है। फिर संत कबीर नगर, जहां बखीरा से हमने बखीरा को याद किया था, तो बखीरा झील कहां है, इस संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आगे बढ़ेंगे तो हम गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील दिखाई देगी। ठीक, तो यह झीलें देखो जो आपकी महत्वपूर्ण झीलें थी, जो एग्जाम में बार बार आपके रिपीट होती हैं, वो याद करा दी होंगी अब आपको। बांध परियोजनाएं आते हैं, तो पहले बांध परियोजनाओं में हम क्या करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं समझेंगे। बहुउद्देशीय का मतलब समझा करो, यहां पर जो परियोजना बनाई जाएगी वह एक तो सिंचाई के लिए भी, विद्युत के लिए भी, पेयजल के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए यह योजना बनाई जाती है। जब भारत की बहुउद्देशीय परियोजना हमने पढ़ी थी तो वहां पर इस चीज को हमने समझा भी था। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और जो आपके एग्जाम में बार बार आती हैं। जैसे सबसे पहले हमें राजघाट और माता टीला, दो परियोजनाएं हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ललितपुर में है, और किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। अभी याद कराते हैं, ललित का हमें निकालना है लली, क्या निकालना है, लली, और बेतवा को हमें बेटवा के रूप में पढ़ना है। ठीक, देखो कितना आसान हो जाएगा, ललितपुर का लली निकालना है और बेटवा को बेटवा के रूप में पढ़ना है। तो लली और बेटवा है ना, लली मतलब लड़की को बोलते हैं, सुना भी होगा आपने, लली को क्या बोलते हैं, लली लड़की को बोलते हैं, लली और बेटवा, बेटवा क्या है, लड़के को बोलते हैं। तो लड़की या लड़का दोनों के ही दिलों पर किसका राज होता है, बोले माता का होता है। तो लली प्लस ऐसे लिखना है साइड में, बेटवा, दोनों के दिलों पर क्या होता है, माता का ही राज होता है। ठीक, तो लली से हो गया ललितपुर, आपको जिला याद हो गया ललितपुर, बेतवा हो गया नदी कौन सी है, बेतवा नदी का ही प्रवाह है वहां पर, और माता से हो गया माता टीला, राज से हो गया राजघाट। माता टीला और राजघाट कहां पर है आपकी, ललितपुर में है, और नदी कौन सी है, बेतवा नदी है। कन्हार, देखो कन्हार जो है आपका सोनभद्र, सोनभद्र का जब भी हम कोड बनाएंगे सोने से बनाएंगे। ठीक, सोने से, सोने मतलब सोने वाला, स्लीपिंग वाला सोना। तो अब देखो कौनहार, तो इसको हमें मानना है ऐसे, कौनहार पढ़ना है, दे रहा है कि नहीं, प्रोनाउंस करोगे कौनहार, कौनहार है ना, इस तरीके से बार बार बोलना है। तो कौनहार मानता है भाई, कौन हार जाता है या कौन हारता है, जो सोता है भैया, और सोने से हमने बना लिया सोनभद्र को। तो कौनहार बांध कहां पर है, सोनभद्र में है, और कौनहार नदी ही है। ठीक, सरयू, सरयू देखो बहराइच है, और रिच हम इसको रिच के रूप में पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बहरीच को कैसे पढ़ते हैं, बहराइच को हम बहरिच के रूप में पढ़ते हैं। तो रिच जो होते हैं भैया, वो शर को अपने क्या करते हैं, यूं हिलाते कि नहीं, कुछ भी उनसे कहो वो शर को यूं हिलाएंगे। तो सरयू नदी, आप जानते हैं कि सरयू नदी ही बहराइच में बहती है आपकी, और यहीं पर आपका सरयू बांध बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, बहराइच में बना हुआ है। तो कौनहार और दोनों माता टीला और राजघाट, ये भी याद हो गई होंगी आपको। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो आपके एग्जाम में या तो आ जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी होंगी, इधर नदी दे देता है, या कभी कभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देगा और उसका क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट दे देगा सामने, और मिलान करने को आएगा, या सीधा पूछेगा, सीधा भैया पूछेगा राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में स्थित है, बताओ भैया आंसर इसका। अब लेकिन आप बता दोगे एकदम, जो निमोनिक्स भी बताई है। अब प्रदेश में पूछा जाता है सिंचाई का सबसे बड़ा साधन, देखो सिंचाई के साधन बहुत सारे होते हैं, नहर होता है, तालाब होता है। तो हमें यहां याद रखना है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा साधन है, सर्वाधिक सिंचाई होती है, नलक्यूब, जिसे ट्यूबवेल भी बोलते हो आप। तो ट्यूबवेल के माध्यम से ही सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। और विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है देखो तापीय विद्युत का। देखो विद्युत की जो आपूर्ति होती है, ताप विद्युत है, जल विद्युत है, दो प्रमुख विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। अभी क्या है, हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, जिसमें सौर विद्युत की ओर, पवन ऊर्जा की ओर, है ना, ये सारी माध्यमों का भी प्रयोग कर रहे हैं, इन स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें देखो एक है आपका तापी, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा। तो सर्वाधिक जो जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो सारी विद्युत उत्पादन हो रहा है या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी कहां से हो रही है, अभी भैया हो रही है ताप विद्युत के चलते। अब ताप विद्युत के चलते जब हो रही है तो कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं हम पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं, और किस डिस्ट्रिक्ट में है यह हमारे लिए जानना जरूरी है। और इसको भी याद कराता हूं, देखो कैसे याद होंगी, कितने मजे मजे से याद होंगी। सबसे पहले हम देखिए हरदुआगंज, तो हरदुआगंज कहां पर है, अलीगढ़ में है। तो हर कोई दुआ करता है, किसके करता है, किसके सामने, अली के सामने करता है कि नहीं, कोई भी होता है, हर कोई दुआ कौन करता है भाई, हिंदू होगा तो पूजा करेगा, है ना, दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन अभी हम याद कर रहे हैं दुआ जो करता है हर कोई, वो अली के सामने करता है। तो हरदुआगंज हमें याद हो गया अलीगढ़, अली से क्या याद किया, अलीगढ़ को याद किया। पारीच्छा, समझो भाई यहां पर परीक्षा, परीक्षा का क्या होता है, जैसे ही परीक्षा आती है आप लोग झांसा देते हो कि नहीं देते हो, है ना, अपने मास्टर को झांसा देने की कोशिश करते हो, तो झांसा से हमने याद कर लिया झांसी। तो परीक्षा डैम कहां पर है भाई, झांसी में है। अनपरा और ओबरा, ये दोनों समझ लो भाई, अनपरा और ओबरा ये दोनों कहां पर हैं, सोनभद्र में है।
तो परा परा बोलते हैं कि ना भाई, परा मतलब लेटने को भी बोलते हैं, क्यों परे हुए हो भाई, ग्रामीण भाषा में इसको बोला जाता है। तो परा मतलब सोने से संबंधित आपको याद आ जाएगा सोनभद्र में। ओबरा, ओबरा भी सोनभद्र में है, ये याद कर लेना। ओबरा तापी विद्युत परियोजना बहुत अधिक प्रसिद्ध है और सभी जानते होंगे इसके बारे में कि ओबरा कहां पर है, सोनभद्र में है। हरदुआगंज देखो आपको याद करना है कि हर कोई दुआ करता है अली के सामने करता है। दूसरा क्या है, सबसे पुरानी है भाई, हर कोई दुआ कर रहा है और अली अली के सामने पूजा कर रहा है, तो अली अली के सामने दुआ कर रहा है। तो अलीगढ़ में जो यह आपकी समझिए तापी विद्युत परियोजना है, सबसे पुरानी, राज्य की सबसे पुरानी पूछे तो यही हरदुआगंज है। ठीक, यह भी आपके एग्जाम में आता रहता है। रोजा देखो भाई, रोजा ताप विद्युत परियोजना पूछेगा कहां पर है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो रोजा आपकी शाहजहांपुर में है। अब शाहजहां से याद कर लो इसको। शाहजहां से हमने याद किया कि शाहजहां ही भाई रोजा रखेगा, है ना, क्योंकि शाहजहां मुस्लिम था और रोजा कौन रखते हैं, मुस्लिम रखते हैं। तो शाहजहांपुर से हमने याद कर लिया रोजा ताप विद्युत परियोजना। अब शाहजहांपुर हमने याद किया था कि 17वां नगर निगम भी है आपका, कौन सा, शाहजहांपुर। क्लियर, पीछे के फैक्ट भी आप याद करने की कोशिश किया करो और लिख लिया करो तुरंत। 12 या संगम, अब संगम कहां होता है, प्रयागराज में होता है, ये तो आसान है। तो ये हो गई आपकी तापी विद्युत परियोजना और साथ के साथ याद हो गई होंगी। अब कुछ प्रमुख जल विद्युत, अर्थात जहां जल के माध्यम से विद्युत, हाइड्रो पावर जहां पर लगे हुई हैं, जब परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, तो उन परियोजनाओं में सबसे पहले हम रिहंद देखेंगे। रिहंद नदी हम जानते हैं कहां पर बहती है, रिहंद भैया बहती है आपकी सोनभद्र में। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना कहां होगी, सोनभद्र में ही होगी, क्योंकि रिहंद नदी हमें पता है। अब माता टीला, माता टीला तो आंख बंद करके मारना है, माता टीला और राजघाट हमने पढ़ लिया है, दोनों कहां है, ललितपुर में है। खारा जल भैया, खारा जल सहारनपुर में है, जो यमुना नदी पर बनी हुई परियोजना है। शीतला, शीतला माता टीला, ये दोनों देखो हम पढ़ चुके हैं, झांसी में ही है, बेतवा नदी पर है। ठीक, कोई अब टफ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत आसान है और बहुत चीजें आपको तरीके से याद कराई गई, निमोनिक्स भी बता दिए जाते हैं। अब मैप पर देखते हैं, विजुलाइज करो इसको, कहां पर है खारा जल, कहां देखा था हमने, सहारनपुर में देखा था। ये रहा सहारनपुर और हमने उसको लोकेट कर लिया मैप पर, तुरंत तुरंत इसको फिल करना है। हरदुआगंज कहां देखा था, अलीगढ़ में। अब अलीगढ़ भी हमें पता चल गया भैया, ये अलीगढ़ रहा। ठीक, अब 3 हमने देखी थी परियोजनाएं, एक पारीक्षा, माता टीला, शीतला। कौन कौन सी, पारीक्षा, माता टीला, शीतला। माता टीला जल विद्युत परियोजना जो बनी हुई है वह देख रहे हैं हम झांसी में है। ठीक, और माता टीला हमने देखो पीछे ताप विद्युत परियोजना पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, ललितपुर में पढ़ी थी। क्लियर, तो यहां माता टीला आपको समझना है, ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, ललितपुर में है। सोनभद्र की कौन सी थी, अनपरा, ओबरा और रिहंद, ये तीनों प्रमुख परियोजनाएं हैं। अनपरा, ओबरा, रिहंद, देखो मैप पर भी यहां सारी बता दी गई हैं। रोजा कहां था भैया, रोजा कौन रखता था, शाहजहां रखता था, ये रहा आपका शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर में है आपकी रोजा, सारी देखो मैप में और क्लियर। सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला जो पहला बस स्टेशन बना है आपका, बस अड्डा केशरबाग बना हुआ है। ठीक, लखनऊ में स्थित है, जो लखनऊ का जो बस अड्डा है उसे केशरबाग बस अड्डे के रूप में जाना जाता है। सोलर सिटी के रूप में देखो भैया, सोलर सिटी के रूप में पूछेगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएगा कि ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका विकास किया जा रहा है। तो अब देखना कैसे अभी याद होते हैं। पहले तो आप जान लो, आगरा है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, ऐसे पढ़ते होगे आपके दिमाग से निकल जाता होगा। अब क्या है, हम एक निमोनिक्स बनाते हैं। सोलर का मतलब क्या होता है, सोलर का मतलब होता है सूर्य। अब भैया जब सूर्य उदय होता है तभी आप उठते हो कि नहीं उठते हो, बोले हाँ, बोले सूर्य उदय हो चुका है अगर, बोले, और बड़े बड़े सपने देखते हो कि उठकर भैया हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अपना ही राज चलेगा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो बोले भैया सूर्य उदय हो चुका है और अगर तुम मुर्दे की तरह सोओगे तो तुम्हारा राज कैसे चलेगा। मम्मी बोलती कि नहीं कि भैया सूर्य उदय हो चुका है, अगर मुर्दे की तरह सोओगे तो तुम्हारा राज कैसे चलेगा। तो अगर से हमने याद कर लिया आगरा को, मुर्दे से याद किया मुरादाबाद को, और राज से याद किया प्रयागराज को। तीनों सोलर सिटी एकदम कंफर्म तरीके से अब याद हो गई होंगी। अब चौथी कोई पूछ दे उठाकर, कोई डिस्ट्रिक्ट दे देगा, हमें पता है हमने सोलर सिटी कैसे याद की थी, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, यही तीनों हैं। अगर मुर्दे की तरह सोओगे तो भैया कैसे तुम्हारा राज चलेगा, अगर से आगरा, मुर्दे से मुरादाबाद और राज से प्रयागराज। सोलर पार्क के रूप में देखो यह 4 आपको मैप पर दिखा दिया गया है। दक्षिणी भाग में एक प्रयागराज हो गया, फिर आपका देखिए प्रयागराज से लगा हुआ है मिर्जापुर, यह दूसरा हो गया। तीसरा देखो कानपुर देहात और जालौन, यह 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें सोलर पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। और सोलर सिटी के रूप में कौन से 3 हैं वह भी समझा दिए। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों पर आते हैं। देखो खनिज जो होता है किसी भी राज्य में प्रमुख संसाधन के रूप में उसके औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है या उसके आर्थिक विकास के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर खनिज बेल्ट है ही नहीं उस तरीके की। जब भारत का खनिज संसाधन हमने पढ़ा था तब भी जाना था, जो खनिज पेटियां हैं हमारे यहाँ, एक तो गोंडवाना लैंड देखी थी, धारवाड़ देखी थी, है ना, ये सारी हमने धात्विक और अधात्विक के रूप में समझी थी। विंध्य रेंज भी देखी थी, लेकिन विंध्य रेंज का ही जो विंध्याचल पार्ट है कुछ भाग हमारा उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। या भारत के खनिज संसाधन पढ़े थे तो वहां हमने इसको डिटेल से समझा था।
जाना, जियोग्राफी का वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हम जाने खनिज की दृष्टि से भाई फिर किस तरीके का यह राज्य है हमारा, तो यह निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य इसीलिए इसको बोला जाता है। 1974 में आकर के खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। 74 में आकर के खनिज विकास निगम की स्थापना होती है कि खनिजों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ताकि राज्य की आर्थिक समृद्धि में यह प्रमुख तरीके से योगदान दे सकें। अब पहली जो पॉलिसी बनती है भाई, पॉलिसी मेकिंग का काम जो शुरू होगा 1998 में जाकर के यह पॉलिसी मेकिंग का काम शुरू होता है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है, पूछा जाता है भैया कब बनी, 1998 जाकर बनी। कब बनी? 1998 में। और इसके तहत खनिज बाहुल्य जिले है, भले ही नहीं बाहुल्य में, लेकिन बाहुल्य उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं 75, उनमें से जो खनिज बाहुल्य जिले हैं वो भैया 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। इन 12 को आओ भी देखते हैं। उनमें 12 में मुख्यतः जितने 11 हैं वो तो सारे के सारे कहां? दक्षिणी भाग से हैं, जो विंध्याचल श्रेणी वाली है, विंध्याचल बेल्ट पर मौजूद हैं। एक हमारा जो है यह सहारनपुर जो है, यह आपका उत्तरी क्षेत्र से भी एक जिला इसमें मौजूद है 12 जिलों में। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, इसलिए मैप पर देखो जब हमने देख लिया तो फिर अब आपको एकदम याद हो जाएगा। और 11 वो कौन से हैं? शुरू करते हैं हम जालौन से। यह देखो जालौन आपको दिख रहा होगा, यह जालौन हो गया पहला। दूसरा झांसी, तीसरा देखो ललितपुर है, चौथा महोबा, महोबा से सीमा बनाता है बांदा, बांदा से आगे बढ़ेंगे चित्रकूट, चित्रकूट से फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सोनभद्र दिखाई देगा, है ना। और साथ में प्रयागराज छूट गया है, चित्रकूट से सीमा बना रहा है प्रयागराज, और प्रयागराज से सीमा बना रहा है मिर्जापुर, मिर्जापुर से फिर सीमा बनाता है सोनभद्र, सोनभद्र के आप थोड़ा सा उत्तर में जाओगे तो चंदौली। यह मुख्य रूप से प्रमुख 11 जिले हैं, प्लस एक हो गया यह सहारनपुर का। टोटल हो गए भैया 12 जिले, जो आपके कहां हैं? खनिज बाहुल्य जिले में मौजूद हैं। और यह खनिज बाहुल्य जिले जब उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में आती है तब यह डिसाइड किया जाता है। अब कुछ खनिज देखते हैं, कुछ खनिजों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पहले स्थान बताओ। जैसे जो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, आप जानते हैं विंध्य रेंज में यह चूना पत्थर के भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो लेकिन विंध्याचल ही श्रेणी हमारे यहाँ पाई जाती है, तो इसीलिए हमारा दूसरा स्थान है इस चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के मामले में। आप यह समझ लीजिए उत्तर प्रदेश बहुत पीछे भी नहीं है। लेकिन क्या औद्योगिक इकाइयों के लिए इनका विकास मतलब यह जो है यूजफुल रहते हैं? नहीं ना। वहां लोहा होना चाहिए, आपके पास कोयला होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए, बॉक्साइट होना चाहिए। इन सब में आपका अगर शीर्ष स्थान पर खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश होता, नजर आता, तो यहाँ औद्योगिक इकाइयों का विकास होता। जब यह है ही नहीं हमारे पास, इसीलिए हमारे यहाँ औद्योगिक इकाइयों का भी विकास इस तरीके से नहीं देखा जाता है। ठीक है। अब सिलिका सैंड, सिलिका सैंड को आसान भाषा में समझो, जो गंगा की रेत बालू होती है ना, या यमुना की बालू होती है, वहां होती है आपकी सिलिका सैंड। सिलिका सैंड के मामले में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। भले ही खनिज नहीं है लेकिन अद्वितीय रैंकिंग है, ऐसे हमने याद कर लिया। अद्वितीय तो द्वितीय रैंकिंग है दोनों में, चाहे बलुआ पत्थर चूना पत्थर हो, चाहे सिलिका सैंड हो। तो राज्यों के स्तर पर क्या स्थान है हमारा? दूसरा स्थान है भैया। और सिलिका सैंड में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। सिलिका सैंड आप जानिए किन दो नदियों से प्रमुख रूप से मिलता है? तो गंगा और यमुना, पीछे ही बता दिया। तो बालू जो होती है उसे ही सिलिका सैंड के रूप में जाना जाता है। अब प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र देखो, ज्यादातर जितने भी आपको उत्पादक क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे उसमें सोनभद्र और मिर्जापुर ये प्रमुख रूप से आपको ज्यादातर जगहों पर नजर आएंगे। बाकी बुंदेलखंड के जो और क्षेत्र हैं, जैसे चूना पत्थर में देखो मिर्जापुर आपको और सोनभद्र नजर आएगा। डोलोमाइट में देखो मिर्जापुर सोनभद्र, पहले वो हम देख लेते हैं। हीरे में भी देखो आपको मिर्जापुर बांदा के साथ नजर आएगा। और आपको सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में भी मिर्जापुर और सोनभद्र, यह प्रमुख रूप से देख रहे हैं। चार जो आपके खनिज बताए गए उसमें मिर्जापुर और सोनभद्र प्रमुख रूप से देखो नजर आ रहे हैं। फिर बॉक्साइट पर आते हैं। बॉक्साइट के बा को आपको बांदा से कनेक्ट कर लेना है, ठीक। और चंदौली में भी है, चंदौली के चलते ही आपका हिंडाल्को जो रेणुकूट है यह दिखाई देता है। देखो वहां पर जो हिंडाल्को, आपको जब बाल्को, माल्को, हिंडाल्को ये सारे बताए गए थे एल्युमिनियम उद्योग, तो वहां पर हिंडाल्को के बारे में बताया गया था। और चंदौली में मौजूद है बॉक्साइट, और बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इसीलिए देखो हिंडाल्को मौजूद है रेणुकूट में। क्लियर? ऐसे सारी चीजें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहां मिलता है? ग्रेफाइट देखो हमीरपुर में मिलता है। और यूरेनियम, यूरेनियम और तांबा एकदम याद कर लेना। कौन सी दो खनिज? यूरेनियम एंड तांबा, U+C, यूरेनियम एंड तांबा। ये कहां मिलेगा? ये ललितपुर में मिलेगा। ललितपुर में क्या मिलता है? यूरेनियम और तांबा। जिप्सम देखो झांसी में मिलता है, झांसी और हमीरपुर में भी मिलेगा। जिप्सम कहां कहां मिलेगा? झांसी, हमीरपुर में। अब देखो इसको मैप पर कितने अच्छे से बताया गया है। देखो जिप्सम कहां बताया था? जिप्सम देखो यह झांसी हो गया आपका, और यह हो गया आपका हमीरपुर। तो झांसी और हमीरपुर में देखो जिप्सम मिल रहा है। दूसरा हमीरपुर में देखो ग्रेफाइट भी मिल रहा था, तो यही हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर दिखा दिया गया आपको, ग्रेफाइट भी मिल रहा है। फिर आते हैं ललितपुर में। ललितपुर में U+C बताया था। ललितपुर में क्या क्या मिल रहा है? यूरेनियम और कॉपर मिल रहा है, ठीक।
यूरेनियम और कॉपर कहाँ मिल रहा है? ललितपुर में। हालांकि सी कार्बन को होता है, ऐसा मत सोचना सी कॉपर के लिए होता है। ठीक, अब आते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ कहाँ मिल रहा था? बांदा में मिल रहा था, यह बांदा आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। और दूसरा आपका देखो मिर्जापुर था, तीसरा सोनभद्र था। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में देखो आपको यहाँ पर मैप पर दिखा दिया गया है, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र में डोलोमाइट मिल रहा है। हीरा कहाँ कहाँ मिल रहा था? हीरा आप देख लीजिएगा मिर्जापुर में और आपका बांदा में, दो जगह पर देखो हीरा मिल रहा है, वह भी देखो दिखाया गया। और फिर बांदा और चंदौली में देखो बॉक्साइट मिल रहा था। बांदा का बा से बा को बॉक्साइट से कनेक्ट किया था और चंदौली में ही मिलता है, इसीलिए देखो रेणुकूट में हिंडाल्को का विकास हुआ है। ठीक, अब चूना पत्थर देखो, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब सोनभद्र और मिर्जापुर में ही मिलेंगे विंध्याचल के उपस्थिति के कारण। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव खनिज संसाधन की दृष्टि से जितने डेटा आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे करा दिए गए और सब आपको विद मैप विजुलाइज कराया गया है, ताकि चीजें आप देखो, तथ्य केवल पढ़ो नहीं, उनको देखो भी मैप पर कि कहां पर क्या है। उत्तर प्रदेश के वन और वन्य जीव के बारे में देखते हैं। तो यह हमारी 17वीं रिपोर्ट है। हर 2 वर्ष पर आप जानिए, हर 2 वर्ष पर आपकी जो यह रिपोर्ट है वन्य रिपोर्ट आती रहती है। तो उसी में अभी हमारे पास 2022 की 17वीं रिपोर्ट के आंकड़े हैं और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझो। भारत में जब राष्ट्रीय वन नीति आती है तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 की, उसके तहत जो हमारा लक्ष्य रखा जाता है कि कोई भी राज्य हो या भारत हो, भारत के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वनावरण होना चाहिए। उसी तरीके से हर राज्य में जब 33% क्षेत्र पर वनावरण हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में भी 33% क्षेत्र पर वनावरण हो जाएगा। तो अब हम यहां समझेंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित आंकड़े, भारत के आंकड़े हम देखो, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहां भारत संबंधित आंकड़े देख लिए थे। यहां हम क्या करने वाले हैं? यहां यूपी से संबंधित आंकड़े देखने वाले हैं। इसी संदर्भ में दो टर्म आप समझ लो, एक होती है आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, दूसरे होते हैं संरक्षित वन। दो ही क्षेत्र होते हैं जो राज्य के संरक्षण में रहते हैं उन्हीं के सारे आंकड़े रहते हैं आपके पास। इसके अलावा बहुत सारे वन आपको मिल जाएंगे, निजी वन मिल जाएंगे, है ना, सामुदायिक वन मिल जाएंगे, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है इन आंकड़ों में। तो वह आरक्षित और संरक्षित जो वन है, आरक्षित क्या होता है? जहां पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, कोई भी मानवीय गतिविधि, अर्थात ना पशु की चराई कर सकते हो, ना लकड़ी बीन सकते हो, यह सब पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए, वह पूरी तरीके से आरक्षित। संरक्षित मतलब राज्य के संरक्षण में है, लेकिन यह छोटी मोटी गतिविधि, मानव गतिविधि करने की परमिशन दे दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आरक्षित में देखो नेशनल पार्क को समझकर देखा करो और संरक्षित में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझकर देखा करो। क्लियर? अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड चीजें बता दी आपको, बैकग्राउंड में चीजें समझ में आ गई होंगी। अब 33% जब लक्ष्य रखा गया, लेकिन भैया यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में वनाच्छादन जो है आपका 6.15% है और वृक्षाच्छादन जो है आपका 3.08। तो कुल अगर पूछा जाए वन प्लस वृक्षाच्छादन कितना है यूपी में? 9%। लक्ष्य कितना भैया आरडीएल है? 33% और है कितना? 9.23%। देख रहे हो क्या हालत है? तो कितना अधिक अभी वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, इन आंकड़ों से यह समझ में आया। अब पूछा जाए 16वीं से जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, इसमें वनावरण में वृद्धि हुई है? बोले बिल्कुल मामूली सी हुई है, 0.08%। वर्ग किलोमीटर में समझोगे तो 12.24 वर्ग किलोमीटर आपकी वृद्धि होती है वनावरण में 16वीं से 17वीं रिपोर्ट में। यह भी आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पूछे सर्वाधिक अति सघन वन, यानी कि सघनता के स्तर पर बहुत अधिक घने घने वन, बहुत कम दूरी पर वन अगर पाए जाएंगे, वह जिला कौन सा है? सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी में, जो सबसे बड़ा जिला है, वहीं पर सबसे अधिक सघनता में वन पाए जाएंगे। भले ही कम एरिया में पाए जाएं, लेकिन जिस एरिया में मिलेंगे बहुत सघन रूप में पाए जाएंगे। ठीक, अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछे, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशतता की दृष्टि से, अर्थात जो एरिया है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है, या जिस एरिया में कुल कितने एरिया में है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से जो सोनभद्र है आपका, वह शीर्ष स्थान पर है। यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला पूछे तो आंख बंद करके मारना है आपको सोनभद्र। अभी मैप पर बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से बनाया गया इसको, ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। और दूसरा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अति सघन वन भले ही सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशतता और क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक वन सोनभद्र में है और दूसरा स्थान है भैया लखीमपुर खीरी का। और सबसे कम वन क्षेत्रफल कहां है? भदोही में है। तीसरा सबसे छोटा हमने पढ़ा था यह डिस्ट्रिक्ट है अभी के समय में। ठीक, पहले हुआ करता था सबसे छोटा, लेकिन सबसे कम अगर वन क्षेत्रफल है तो वह भदोही में ही है और दूसरा है मऊ। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, अब हम समझ लेते हैं। सबसे कम वाला, न्यूनतम वाला भदोही केवल याद रखना। इसी आधार पर राज्य में आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब इसको मैप को समझते हैं। मैप में देखो सारी चीजें बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले अति सघन वन कहां पाए गए थे? ऊपर फैक्ट पढ़ा था,
अति सघन वन बोले पाया गया था भैया लखीमपुर खीरी में। तो ये दिख रहा है लखीमपुर खीरी, कई बार देख चुके हैं पीछे, अब तो याद भी हो जाएगा बार बार जब देखोगे इसको मैप पर। तो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में अति सघन आपके वन पाए गए, अति सघन वन पाए गए, तो हमने इसको देखो मैप पर भी भर दिया। और दूसरा दूसरा फिर आगे बढ़े तो सर्वाधिक प्रतिशतता और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो जो जिला था वह सोनभद्र था, यह सोनभद्र है, यहाँ ढेर सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र है। और दूसरा कौन सा था, यही अतिसघन वाला जो लखीमपुर खीरी था। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो भैया न्यूनतम वनावरण वाला कौन सा है, बोले न्यूनतम जो वनावरण वाला है वह था भैया भदोही। यह भदोही छोटा सा दिख रहा है आपको, यह भदोही प्रतिशतता के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में बिल्कुल सबसे कम वनावरण वाला है। और याद रखना दूसरा आपको बताया लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा रहेगा, लेकिन अगर प्रतिशतता की दृष्टि से आएगा ना तो खीरी नहीं रहेगा, क्योंकि खीरी अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो प्रतिशतता के मामले में वह पीछे हो जाएगा। प्रतिशतता के मामले में कौन आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा, इसी के ऊपर स्थित है चंदौली। और इसको गैस भी कर सकते हो आप भैया, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में भले ही सर्वाधिक दूसरे स्थान पर है, लेकिन प्रतिशतता में तो पीछे हट जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, एरिया के आधार पर प्रतिशत निकालोगे तो कम हो जाएगा। अब दो डेटा और आपको याद रखना, यहां पर बता दे रहा हूं, पूछा जाए कि सबसे तेजी से पिछले वर्ष की तुलना में जो आपकी वर्तमान रिपोर्ट आई है 17वीं, इसमें सबसे तेजी से वृद्धि कहां पर हुई है, तो सबसे से तेजी से वृक्षावरण में वनावरण में जो वृद्धि हुई है वह हुई है सहारनपुर में। यह जो उत्तरी सबसे उत्तरी आपका जिला दिख रहा है, यहां सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है। और सबसे तेजी से गिरावट, तो गिरावट भी भैया वही हुई है जहां सबसे ज्यादा है, कहां है, सोनभद्र में। यह याद रखना है आपको, ये फैक्ट आपके एग्जाम में आएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क, रात्रि वन्य जीव पार्क है वह ग्रेटर नोएडा में है, कोई ग्रेट प्लेस ही होगा ऐसे याद कर लेना, जहां भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क बनाया गया है। ठीक, चंबल नदी भाई, चंबल नदी में क्या है, चंबल नदी में देश का सबसे बड़ा घड़ियाल घड़ियाल अभ्यारण्य है और डॉल्फिन सूचना केंद्र बनाया जा रहा है। अब दोनों हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्या, घड़ियाल को भी रहने के लिए क्या चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, और डॉल्फिन को भी क्या चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। और सबसे स्वच्छ जल किसका है, चंबल नदी का है भैया, सबसे स्वच्छ जल है चंबल नदी का, चंबल से ज्यादा साफ पानी तो कहीं है ही नहीं। तो भैया घड़ियाल अभ्यारण्य बनाओ चाहे डॉल्फिन सूचना केंद्र बनाओ, कहां बनाओगे, बनाओगे भैया चंबल नदी पर ही। और भालू को लेकर के जो पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर है वह मथुरा में, देखो मोर और भालू दोनों याद रखना, मोर और भालू को लेकर के जो भी केंद्र बनाए गए हैं वह मथुरा में ही बनाए गए हैं। मयूर संरक्षण केंद्र वह भी वृंदावन में है, और भालू का सेंटर जो है रेस्क्यू सेंटर है वह भी मथुरा में है। प्रदेश में देखो राष्ट्रीय उद्यान, यहां समझते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान और उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक सी समझ ले लो, बैकग्राउंड समझ लो, उसके बाद चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो वनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, वनों का संरक्षण करना है तो नेचुरल रूप से जहां वन पाए जाते हैं उनको एक तो संरक्षित किया जा सकता है। तो उस आधार पर सबसे जो पहला प्रयास किया जाता है 1935 में, आपने सुना होगा, सबसे पहला प्रयास मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया। तब क्या था, यह उत्तराखंड में मौजूद था, अभी के समय यह राजाजी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। फिर 1936 का दौर आता है, अगले ही वर्ष हैली नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है, जो आज के समय जिम कार्बेट के रूप में जाना जाता है। यह बैकग्राउंड मैं आपको सुना रहा हूं, केवल सुनना है ध्यान से। तो 35 और 36 में यह प्रयास किए जाते हैं, लेकिन तत्कालीन उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में यह पहले प्रयास किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयास ये दो किए गए, लेकिन आज के समय भैया वह उत्तराखंड का भाग हो चुका है। अब हमें जानना है कि आज के समय में हमारे पास कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और कितने आप समझिएगा बर्ड सेंचुरी हैं, और प्राणी उद्यान कितने हैं। यह 4 प्रमुख संरक्षण केंद्र होते हैं वन्य जीवों के लिए। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको मोटा मोटा आप समझ लो, ज्यादा डिटेल से नहीं, वो एनवायरमेंट में आपको डिटेल से चीजें बताई जाएंगी। देखो नेशनल पार्क क्या होते हैं, यहाँ थोड़े ज्यादा प्रतिबंध रहते हैं, इन जगहों पर मानवीय गतिविधियां या कोई भी किसी भी तरीके की सफारी वगैरह ये परमिशन नहीं रहती है, यह होते हैं आपके नेशनल पार्क। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी छूट मानव को दे दी जाती है। बर्ड सेंचुरी देखो, जो औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकरण बढ़ा, उसके बाद पक्षियों के लिए रहने के लिए जो कुछ विहारों की स्थापना की गई, जो विहार बनाए गए, पक्षी विहार बनाए गए, तो वो आपके बर्ड सेंचुरी के रूप में जाने जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप समझिएगा जो वन्य जीवों का विहार होता है। फिर यह प्राणी उद्यान क्या है भैया, जो जूलॉजिकल आपका समझिए, जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जू होते हैं ना, तो ये जू क्या होते हैं,
मान लो भाई उनके नेचुरल हैबिटेट में ना देकर के शहरों के भीतर ही एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी, और फिर वहां पर सारे प्राणी जो रखे जाते हैं तो उसे ही जूलॉजिकल पार्क के रूप में, यह मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब देखो आपके लिए तथ्य जो है ये याद करने बहुत आसान होंगे। तो आप बताओ उत्तर प्रदेश में कितने भैया नेशनल पार्क हैं? तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और यह कहां पर है? यह लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी आपको बताने की जरूरत है क्या कहां पर है? खुद ही पता होगा आपको। लखीमपुर खीरी इतनी बार देख लिया है पीछे। तो एक ही नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में है, और 1977 में इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो आपको बता देना है कि, और हाँ यहां चलो एक सुन लो, एक हमारे पास क्या है? नेशनल पार्क है। 11 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 14 हमारे पास क्या है? ये सब फैक्ट आप लिख लेना। 14 हमारे पास क्या है? बर्ड सेंचुरी है, और 3 जूलॉजिकल पार्क हैं। ठीक, अभी जूलॉजिकल पार्क भी देखेंगे तीनों कहां कहां पर हैं, क्योंकि ये तीनों 3 कम हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देख लेंगे, कुछ आपके जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं उनको भी हम समझेंगे। और एक ही नेशनल पार्क है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इसको खाली ये जान लो कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहां है? लखीमपुर खीरी में है, और किस वर्ष क्या है यह इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। पहले यह नेशनल पार्क नहीं था। तो दुधवा नेशनल पार्क बना है 1977 में। यह वर्ष जरूर याद करना। कम ही वर्ष आपको बताए गए हैं जो याद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व देखते हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में आपको समझने से पहले यह तो पता होगा ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर देखिए सरकार के द्वारा 1973 में, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, यूपी में पूछ सकता है ना, या इन्वायरमेंट में आपके खूब आता है, रिपीट होता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, टाइगर जितने भी हैं उनको संरक्षण करने के लिए, क्योंकि विश्व में जितने भी टाइगर हैं उनमें अधिकांश जो है टाइगर हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं, भारत में ही मौजूद हैं। तो इसको लेकर के प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। तो इस संदर्भ में हमें जानना है, देश में भले ही हमारे 54-55 इस समय टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला देखो दुधवा ही है, दुधवा आपका टाइगर रिजर्व पहला उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। दूसरा देखो अमनगढ़ है। कुछ लोग क्या है अमनगढ़ को मानते हैं, कुछ लोग अमनगढ़ को जिम कॉर्बेट का ही बफर क्षेत्र बोल देते हैं, लेकिन हमें मानना है, यूपी ने ऑफिशियली इसको मान रखा है, जो बिजनौर राज्य में स्थित है, बिजनौर सॉरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दूसरा आपका टाइगर रिजर्व है अमनगढ़। तीसरा देखिए पीलीभीत है। चौथा चित्रकूट है, जो रानी चित्रकूट में मौजूद है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में बना हुआ है। ठीक, तो यह एकदम करंट का था, पिछले साल यह करंट में रहा था। कौन सा? रानीपुर। तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह कहां है? चित्रकूट में है। आ जाओ सबको हम देख लेते हैं मैप पर। पहले हाथी रिजर्व देख लेते हैं कि हाथी रिजर्व कितने हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, इससे पहले जान लो कि सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। 1992 से यह प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है। उसके तहत ही हाथियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें 2 आपके पास हाथी रिजर्व नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में, एक सहारनपुर बिजनौर वाले क्षेत्र में, दूसरा दुधवा और पीलीभीत वाले क्षेत्र में। दोनों ही उत्तरी भाग में ही मौजूद हैं जो हाथी रिजर्व हैं। उन्हीं वहीं पर आप समझिए हाथियों के रहने के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनी हुई है। तो एक एक करके देखते हैं। यह सहारनपुर और आपको दिख रहा होगा सहारनपुर से लगा हुआ बिजनौर, इन दोनों जगहों पर देखिए मिलाकर के हाथी रिजर्व सेंटर बनाया गया है। और दूसरा देखो पीलीभीत और लगा हुआ है आपका लखीमपुर खीरी, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के हाथी रिजर्व भी यहां पर हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। क्लियर? तो 2 क्षेत्र आपको दिखाई दिए हाथी रिजर्व वाले कौन से हैं। अब टाइगर रिजर्व देखते हैं। 4 हमारे टाइगर रिजर्व थे। सबसे पहला था देखो दुधवा, पहला कौन सा था? दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा है? दूसरा देखो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो बिजनौर में बताया आपको, जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र है। तीसरा देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दिख रहा होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको। चौथा कौन सा था? चौथा था रानीपुर, जो चित्रकूट टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह चित्रकूट हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, और यह हम कई बार देख चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। अब वन्यजीव विहार देखते हैं। वन संरक्षण देख लिया, अब वन्य जीवों का भी संरक्षण देख लेते हैं। देखो वन्य जीवों का देखना है तो ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बताया ना आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। नेशनल पार्क में कुछ ज्यादा कठोर प्रतिबंध होते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है यहाँ प्रतिबंध उतने अधिक कठोर नहीं लगाए जाते हैं। चलो इनको देखते हैं और याद करते हैं। देखो पहला, सबसे पहला आप देखेंगे चंद्रप्रभा, बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। 1957 में क्या होता है? यह आपका चंद्रप्रभा दिखाई देगा। 1956 में हमने याद किया था अभी पीछे, जो निगम है जो आपका, उसकी स्थापना होती है, संरक्षण निगम है आपका, उसकी स्थापना होती है। तो भैया जब 56 में इसकी स्थापना होगी तो अगले ही वर्ष 1957 में क्या किया जाएगा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की जाएगी। यह फैक्ट पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आप भूल गए हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की कहां पर है? चंदौली में है। तो चंद से ही आपको चंद निकाल लेना है, ठीक, एकदम याद आ जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया आप। किशनपुर, किशनपुर और करतनिया घाट,
किशनपुर और करतनिया घाट दोनों देखो पड़ोसी हैं, अभी इसको हम मैप पर भी देखेंगे। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। और करतनिया घाट कहां है? बहराइच में है। दोनों पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं और अड़ोस पड़ोस में ही मौजूद हैं, एकदम सधे हुए हैं, दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे से, किशनपुर और करतनिया घाट। इन्हीं दोनों के कुछ क्षेत्र को मिलाकर के आपका नेशनल पार्क कौन सा नजर आता है भैया? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ भाग को लेकर के एक नेशनल पार्क हम पढ़ते हैं, जो इकलौता नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, यह भी समझ लेना। अब रानीपुर, रानीपुर कहां था? चित्रकूट में। हमने टाइगर रिजर्व भी देखा था, रानीपुर बन चुका है। तो रानीपुर, रानी का देखो याद करना है, रानी का चित्र देखते ही राजा कूट देता था, ठीक, रानी का चित्र देखते ही राजा कूट देगा, तो चित्रकूट हमने याद कर लिया। महावीर स्वामी भैया ललितपुर में है, याद कैसे रखोगे? देखो महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी अगर लली के स्वामी हो जाए, महावीर जो है स्वामी हो जाए लली के, तो कितनी बढ़िया बात होगी, ठीक। तो महावीर स्वामी हमने याद कर लिया लली से। कैमूर कहां है? कैमूर आपका है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में, यह कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। सुहागी बरवा देखो याद कर लेंगे, सुहागी बरवा क्या है? सुहागिन से याद करो। सुहागिन जो होती है वो किसकी होती है? महाराज की होती है कि नहीं होती है? महाराज जब तक है तब तक सुहागिन है, ठीक, रहती कि नहीं? महाराज जब तक है तब तक सुहागिन है, तो सुहागिन से हमने याद किया, महाराज की सुहागिन होती है, तो सुहागिन से सुहागी बरवा याद कर लिया। और महाराज से महाराजगंज देख लेंगे अभी, महाराजगंज कहां पर मौजूद है? पीलीभीत भैया, पीलीभीत नाम ही है तो पीलीभीत भैया डिस्ट्रिक्ट ही है, जब पीलीभीत में मौजूद होगा। अब देखते हैं यहां से जो और फैक्ट बनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, पूछेगा राज्य का पहला, तो सबसे पहला कौन सा बना था? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था सबसे पहला। सबसे बड़ा आपका है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नहीं बताया क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल रहते हैं, और यह समझिए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है या वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। कौन सा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की लोकेशन तो आप समझ ही रहे होंगे मैप पर कहां पर होगा। महाभारत का इतना बड़ा कांड हो गया हस्तिनापुर के नाम से। सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो महावीर स्वामी है, आपने देखा महावीर स्वामी जो ललितपुर में मौजूद है, यह सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आ जाओ एक एक करके सारे वन्यजीव विहारों को मैप पर भी देखते हैं। सबसे बड़ा कौन सा देखा था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हम देख रहे हैं, यहां पर देखो कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसका नया नाम हो गया है बारासिंघा। क्या नाम हो गया है? बारासिंघा, क्योंकि यहां पर बारासिंघा मौजूद है, और बारासिंघा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से अब इसे जाना जाएगा। यह भी याद कर लेना, अपडेट कर लेना इसको। फिर देखा हमने पीलीभीत। पीलीभीत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा होगा, इसी से लगी हुई है आपकी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में आपकी किशनपुर मौजूद है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर बहराइच आपका दिख रहा होगा, यहां पर आपका मौजूद है करतनिया घाट। यहां पर कौन सा है आपका? करतनिया घाट, ठीक, लिख लेना। और सुहागी बरवा देखो, यह सुहागन किसकी होती है? महाराज की, तो महाराजगंज हमें डिस्ट्रिक्ट दिख गया। और नेपाल से सीमा बनाते हुए जब हमने जिले पढ़े थे तो महाराजगंज से ही शुरू किया था। तो सुहागी बरवा में हमने देखा कि सुहागी बरवा जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां है? महाराजगंज में है। चंद्रप्रभा सबसे पुराना, सबसे पहला, और यह चंदौली आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया चंद्रप्रभा। कैमूर देखेंगे भाई, मिर्जापुर और सोनभद्र में पढ़ा था हमने, मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रानीपुर कहां था भैया? चित्रकूट में था। इतनी बार मैं मैप पर दिखा दूंगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी एकदम जब यह वीडियो खत्म करोगे। और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ललितपुर का है, सबसे छोटा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं भाई, सामाजिक वानिकी देखते हैं। सामाजिक वानिकी समझिएगा, जो सामाजिक वानिकी शब्द है यह 1976 में सर्वप्रथम दिया जाता है। और सामाजिक वानिकी होता क्या है? आप यह तो जानते ही होंगे ना, सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है। सामाजिक वानिकी का देख लीजिए, मतलब होता है कि समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण करना। अर्थात जो वृक्षारोपण या वनारोपण है, फॉरेस्ट्री है, वह समाज के लिए ही, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर ही की जाती है। इसी के तहत कृषि वानिकी एक शब्द भी आप देखते होंगे खूब चर्चा में आता है। तो ये सारे शब्दों से आप परिचित होना चाहिए, तभी आपको मजा भी आएगा इसको पढ़ने में। तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में किया गया। याद कर लेना, जब इंदिरा दीदी उधर संवैधानिक जो है संशोधन कर रही थी, 42वां संविधान संशोधन, तो उसी समय हमारे यहाँ सामाजिक वानिकी शब्द गढ़ा जा रहा था। तो यह जो शब्द गढ़ा गया 76 में, और फिर 3 वर्षों बाद प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना लाई गई। 1979-1980 में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत की जाती है। और पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में पूछा जाता है किस पेड़ को कहा जाता है? यूकेलिप्टिस को। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टिस जहां भी आप लगाते हो, जिस भी खेत में आप लगाओगे, उसके आसपास के जोत के समझिए कि पोषण को पूरा खत्म कर देगा वो, और मृदा को अनुपजाऊ बना देता है। इसीलिए इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में भी बोला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश जो वानिकी परियोजना आई वह 1998 में आई। जो सामाजिक वानिकी योजना है प्रदेश में लागू हुई, शुरू की गई, वह 1979-80 में थी। लेकिन उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना पूछे किस वर्ष आती है? 1998 में आती है। यह सारे के सारे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इनको दिया जा रहा है आपको। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव परिरक्षण संगठन है, यह 1956 में देखिए चालू किया गया। अब आपको पता होगा 1956 में, यहीं से 1957 में जब यह कार्यक्रम चालू किया जाएगा, और पीछे पढ़ा हमने 1957 में जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
वह आपको दिखाई देगा पहली बार। ठीक है, सारे तथ्यों को देखो कैसे आप कनेक्ट किया करो एक दूसरे से। जब इस संगठन का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी उसके बाद 1957 में ही चंद्रप्रभा आपको जो चंदौली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई देती है। वन्य जीव जो प्रशिक्षण केंद्र है वह लखनऊ और इटावा में है। और वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह अक्टूबर जो महीने का पहला सप्ताह है वह वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब पीछे बताया था भैया, एक नेशनल पार्क है, 11 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उनके डिस्ट्रिक्ट देख लिए, और 14 आपके देखिए क्या है, बर्ड सेंचुरी हैं। अभी हम पक्षी विहार भी देख लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं 3 आपको बताया था जूलॉजिकल पार्क, जिनको आप जू बोलते हो, है ना, जू जाते हो ना घूमने। तो प्रदेश में कितने हैं? 3 आपके प्राणी उद्यान, जिसे आप बोलते हैं प्राणी उद्यान। 3 कहाँ कहाँ पर हैं? लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है। और उनके नाम समझ लेते हैं। लखनऊ वाला बहुत आसान है, क्योंकि लखनऊ वाले का नाम ही क्या है, नवाब वाजिद अली शाह। और कानपुर वाले का क्या नाम है, एलन फॉरेस्ट। और गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान। ये तीनों आपके जू हैं जो प्रमुख रूप से देखो मैप पर देखते हैं। लखनऊ में वाजिद अली शाह, एलन फॉरेस्ट जो है कानपुर में है यह, और अशफाक उल्ला यह गोरखपुर में देखो मौजूद है। ठीक, पक्षी विहार देखते हैं भैया। पक्षी विहार मैप पर देखने से पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखो नवाबगंज का है, जिसे चंद्रशेखर आजाद, पीछे पढ़ा हमने, यह उन्नाव में स्थित है। लाख बहोश, लाख बहोश पूछा जाता है पक्षी विहार कहाँ है। यह प्रमुख पक्षी विहार हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लाख बहोश क्या है, देखो कन्नौज, कन्नौज को आप किस लिए जाते हैं, इत्र के रूप में। बोले कन्नौज में ऐसी इत्र छिड़क दी कि लाखों लोग बेहोश हो गए। ठीक, याद किया हमने ऐसे, कन्नौज में ऐसी इत्र छिड़क दी कि भैया लाखों लोग बेहोश हो गए। अभी इससे एक चीज और याद करेंगे हम, लाखों लोग बेहोश हो गए, तो लाख बहोश कहाँ है, कन्नौज में है। समस्तपुर, समस्तपुर भैया है रायबरेली में। और समस्त को समस्त से याद करो, समस्त लोग क्या हैं, राय देने के लिए आगे बैठे रहते हैं। रायबरेली को हमने याद कर लिया, समस्तपुर को रायबरेली से। पार्वती अर्का, देखो पर्वत पर जब गए थे तो क्या मिले थे, गेंडा मिले थे। तो बहुत सारी चीजें जहां पर्वतीय अर्का दिखेगा, अब यह निमोनिक्स आपके देखो हर जगह काम आएगी, एकदम आपको याद करा देगी। सांडी, सांडी देखिए हरदोई में है आपका। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में है। बहुत सारे हैं जो आपके आर्द्र भूमियों में भी शामिल हुए हैं। बखेड़ा, बखेड़ा कौन बनाता था भैया, बखेड़ा कबीर दास, तो संत कबीर नगर से याद हो गया। समान, बोले समान, आजकल का जो मैन है वो पूरी क्या करता है, समानता की बात करता है। तो समानता से हमने याद कर लिया, समान पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी में है। आजकल का मैन क्या करता है, पूरी समानता की बात करता है, ऐसे लिख लेना। और समानता से हमने समान पक्षी विहार याद किया, कहाँ है, मैनपुरी में है। पटना, पटना देखो एटा में है। ईटा देखो कैसे याद करना है, पटना की कहानी मस्त है। किसी से बोला भैया पटना कहाँ है, किसी बिहार के आदमी से बोल दो पटना कहाँ है, तो बोल दो भाई यूपी में है। तो तुरंत मारेगा कैसे, ईटा लेके दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा। तो ईटा से हमने याद किया पटना पक्षी विहार को। यह पटना पक्षी विहार है, यह एटा में मौजूद है। ठीक, सुरहाताल, सुरहाताल आपका बलिया में मौजूद है। ठीक है, सुरहाताल कहाँ है भैया, बलिया में। बोले कौन है भाई जो गा रहा है, ना सुर है ना ताल है, तो वह कौन बैल सा गा रहा है, बोलोगे कि नहीं। कोई अगर आपको गा रहा होगा, ना सुर होगी ना ताल होगी, तो बोलोगे कौन ये सुर है ना ताल है, कौन गा रहा है, बैल सा, तो बलिया में है। सुर सरोवर, सुर सरोवर देखो बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, आगरा में यह पक्षी विहार मौजूद है। बोले राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो यही नवाबगंज जो हमने पढ़ा ना, उन्नाव का, चंद्रशेखर आजाद जो नवाबगंज है, ये पहला राज्य का पक्षी विहार है। सबसे बड़ा भैया, सबसे बड़ा हमने याद किया, कन्नौज में हमने इत्र छिड़की थी, लाखों बेहोश हो गए थे। लाखों बेहोश होंगे तो गिरने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए लाखों लोगों के लिए। अब बेहोश होकर गिरेंगे तो सबसे ज्यादा जगह चाहिए, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार हो गया ये, कौन सा, लाख बहोश कन्नौज का। सबसे छोटा सेखा, अब सेखा हम पीछे पढ़ चुके हैं। शेख, शेख जो हैं वो कौन है, अली की पूजा कर, अली को मानते कि नहीं शेख, तो शेख से हमने अलीगढ़ पढ़ लिया था। और यही शेखा झील जो है पक्षी विहार, यह अलीगढ़ का सबसे छोटा हमारा जो है पक्षी विहार है। ठीक, सारा देखो आपको तैयार भी होगा और सब कुछ आपको देखो मैप पर भी ये दिखा दिया गया है, क्योंकि मैंने तो सारे याद ही करा दिए। एक बार आप मैप पर देख लेना तो और अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। अब आता है जो लास्ट टॉपिक है आपका, परिवहन वाला। परिवहन से पहले ये देख लो, एकमात्र जो हमारा कछुआ अभ्यारण्य है वह वाराणसी में है। और जो जटायु है, राज्य का जो पहला जटायु गिद्ध, डीडीटी के बाद गिद्धों को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी, तो राज्य का जो पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया वो महाराजगंज में बनाया गया। महाराजगंज तो नहीं बताना पड़ेगा कहां पर है भैया, महाराजगंज इतनी बार बता दिया है ना, नेपाल से सीमा लगाता हुआ। जब आप शुरू किए थे नेपाल से सीमा वाले डिस्ट्रिक्ट, तो वहां महाराजगंज को देखा था। और वाराणसी में क्या है भैया, कछुआ अभ्यारण्य है, देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है। तो ये दोनों आपके लिए फैक्ट बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवहन पर आते हैं। परिवहन में देखेंगे, सबसे पहले हम सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे, और सड़क परिवहन से संबंधित जितने भी डेटा हैं सब याद कर लेंगे और बहुत मजा आएगा। अभी देखो यार, मिडिल क्लास फैमिली से हो आप, तो आप किस रूप में परिवहन के कौन से साधनों का प्रयोग करोगे, या तो सड़क परिवहन या फिर आप
दूसरा रेल परिवहन। अब वायु परिवहन कभी कभार चले गए तो चले गए, मौका मिल गया, नहीं तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन का ही प्रयोग करते होगे आप। तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन का ही विकास कर रही है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी। अब इसीलिए हमसे यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। कौन कौन से देखो, अभी एक्सप्रेसवे देखेंगे, नेशनल हाईवे। अब समझते हैं सड़क परिवहन को सबसे पहले जानेंगे। सड़क परिवहन में आप नेशनल हाईवेज के रूप में ग्राम की सड़कें, नगर सड़कें ये तो होती ही हैं, इसके अलावा बड़े बड़े परिवहन के स्तर पर देखो नेशनल हाईवे रहता है और आपका एक्सप्रेसवे रहता है। एक्सप्रेसवे देखिए शहर के बाहर से निकाला जाता है, ठीक है, और यहाँ के अपने अलग नियम कानून होते हैं। और जो नेशनल हाईवे होता है ये सड़कों के भीतर से भी जाती है, ठीक है, रोडें जो जाती हैं। अब बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, हमें क्या जानना है, हमें केवल इतना जानना है, केवल यहाँ फैक्ट जो बता रहा हूँ ध्यान रखना। यूपी में आपसे अगर पूछा जाए नेशनल हाईवे, यूपी से गुजरने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है जो सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है, और कौन सा है जो स्मॉलेस्ट है, तो एनएच नेशनल हाईवे जो 34 है, आपका लिख लेना, नेशनल हाईवे जो 34 है वो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, एनएच 552। ये डेटा जरूर लिख लेना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब यह जान लीजिए कि सड़क परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से भी और सड़क परिवहन की भी दृष्टि से, कुल सड़क परिवहन की दृष्टि से, ठीक है। महाराष्ट्र यहां पर शीर्ष स्थान पर खड़ा नजर आता है और उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे स्थान पर है। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे पूछा जाए कहां पर बना, तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के नोएडा के बीच, बेसिकली यह गौतम बुद्ध नगर अर्थात अंतर जिला, एक समझ सकते हो ना, ये एक ही जिला के भीतर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था। तो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच। एक एक एक्सप्रेसवे को देखेंगे कितने जिलों से होकर गया है और उनकी लंबाई कितनी है, इसमें रीजनिंग लगाएंगे और बहुत आसानी से देखो ये डेटा भी आपको याद करा दूंगा। कैसे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये जानिए आप 9 जिलों से होकर गया है, अभी 9 जिले हम देख लेंगे, बढ़िया आरसीसी डालेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी है पूर्वांचल की, यह आपको फैक्ट दिख रहा है, यह डिजिट दिख रहा होगा 341, इसके डिजिट के साथ ही खेलना है। ऑप्शन में आपके रहे ना, वहां अलग अलग डिजिट रहेंगी, तो इस डिजिट के साथ कैसे खेलोगे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 को जोड़कर क्या लिखा हुआ है, बीच में 4 लिखा हुआ है। ऐसे ही देखो एक दो डिजिट अभी और आगे आएंगी और वैसे ही हमें एक्सप्रेसवे की लंबाई याद हो गई। क्या याद हो गई, 3 1 4, है ना, 3 और 1 को जोड़ करके बीच में 4 लिखा हुआ है। 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और पूर्वांचल का क्षेत्र हमने देखा, यह पूर्वांचल का क्षेत्र है। और कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के एक्सप्रेसवे गया है, 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर के। 9 डिस्ट्रिक्ट अभी हम पकड़ते हैं। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को लेंगे, पहले लखनऊ को लेते हैं। लखनऊ से शुरू हुआ है और गाजीपुर को कनेक्ट करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आओ आरसीसी डालते हैं, है ना, मजदूर बनते हैं थोड़ी देर के लिए और एक एक डिस्ट्रिक्ट को समझते चलते हैं। पूर्वांचल से हमने चलना, लखनऊ से हमने गाड़ी चलाई अपनी, और सबसे पहले लखनऊ से हम कहां जाएंगे, बाराबंकी। सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ा हमें, बाराबंकी पड़ा। बाराबंकी से आगे बढ़े तो भैया अमेठी, ये गाड़ी जा रही है हमारी, देखना ध्यान से, है ना, इसी आरसीसी पर चलना है और यही हमारा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहां समझ में आएगा कि गाजीपुर को कैसे लखनऊ से कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहले लखनऊ, फिर भैया बाराबंकी। बाराबंकी के बाद हमें पड़ता है अमेठी। देख लेते हैं भाई थोड़ा सा अमेठी में, है ना, देख लेते हैं गांधी परिवार, देख लेते हैं किस तरीके से अभी स्मृति ईरानी ने कैसे हराया यहाँ पे। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए हमें सुल्तानपुर से फिर आगे बढ़े तो अयोध्या, तो थोड़ा राम भगवान के दर्शन करे तो आगे बढ़ते हुए अयोध्या से आगे जाएंगे तो अंबेडकर नगर के बाद फिर आजमगढ़ फिर मऊ जो आपका गाजीपुर से सीमा बना रहा है, और फिर गाजीपुर। तो यह आपके हैं आपके 9 जिले जो पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जहां से आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस निकल रहा है। कौन कौन से हैं, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, फिर देखो अमेठी था, अमेठी में रुके थे, और अमेठी के बाद फिर हम सुल्तानपुर के बाद अयोध्या के बाद हम गए अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। यह प्रमुख आपके मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जहां होकर जाता है। ठीक, आगे बढ़े तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देखेंगे, यह 10 जिलों से होकर जाता है और 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए 7 जिलों से होकर ही जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर जाता है, 7, और इसकी लंबाई कितनी है, 297। याद करने का वही तरीका, फिर डिजिट से खेलेंगे, 2 और 7 किनारे और दोनों को जोड़कर बीच में लिखा गया है 9। देखो कितना आसान है। तो रीजनिंग भी लगाते हैं ना थोड़ी सी, तो मजा भी आता है, शब्दों से ऐसे डिजिट से खेला भी करो जहां मौका दिखा करे याद करने का। तो 279 297 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पहले चलो बना लेते हैं। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो लखनऊ से पहले शुरू करेंगे, है ना, बन जाओ मजदूर। अब लखनऊ से शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले हरदोई मिलेगा। ठीक है भैया, हरदोई जिला। अब हरदोई जिले से आगे बढ़े तो फिर आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, फिर आपको यह उन्नाव देखो दिखाई दे रहा होगा, यह उन्नाव दिख रहा है, यह हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, फिर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यहां से गया है, और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर कानपुर की सीमा से होता हुआ जा रहा है। फिर तीसरा कौन सा है भैया, कानपुर है। कानपुर से फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको देखिए औरैया दिखाई देगा।
औरैया ये दिख रहा है, औरैया के बाद आपको इटावा दिखाई देगा, इटावा से फिर आगे बढ़ेंगे तो मैनपुरी, और देखिए कन्नौज भी है। ठीक, जब कानपुर से आगे बढ़ेंगे तो कन्नौज भी आपको देखो यह दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना। अब इसको मैप को निकालना है आपको खुद भी, जैसे आपको देखो बनाकर दे दिया गया है ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप खुद से देखने की कोशिश करना। और इटावा, औरैया, इटावा, इटावा के साथ मैनपुरी, मैनपुरी फिर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद होते हुए आगरा पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी अपनी पहुंच गई है लखनऊ से कहां, आगरा। अब इसके साथ साथ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इसके साथ इसलिए पढ़ना है क्योंकि इटावा जो आपको जगह दिख रही है, यही इटावा पर ही आपका जो ये क्या बोलते हैं चित्रकूट है, चित्रकूट से आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लाया गया है, शुरू किया गया है, और इटावा में यह जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, इसी से जोड़ दिया गया है। तो कहां पर जुड़ता है यह प्रश्न आपसे बनाया जाएगा, तो इटावा में जुड़ता है, इटावा से आगे बढ़ता है फिर औरैया, और इटावा औरैया दो ऐसे आपके जिले हैं जो आगरा, जहां से आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी गया है, और इटावा औरैया से आपका यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी गया है। यहां यह भी समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो भैया यह आगे आता है कहां पर, महोबा पर। देखो ग्रीन कलर से बना दिया गया है उसको, जितने सारे डिस्ट्रिक्ट आपके बुंदेलखंड में हैं वो सारे ग्रीन कलर से बनाए गए हैं, और जो आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं वो ब्लू कलर से बनाए गए हैं। और यह ब्लू कलर को ग्रीन कलर से उन्हें ही आपका कलर किया गया है जो दोनों जगह पर मौजूद है, अर्थात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी जहां से गया है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जहां से गया है वहां ऐसे बनाया गया है। ठीक, तो अब आगे बढ़े बुंदेलखंड में, तो आपको दिखा जालौन, इटावा औरैया के बाद जालौन, जालौन के बाद आपका महोबा, महोबा के बाद आपको देखो बांदा, बांदा के बाद आपका चित्रकूट, साथ ही ऊपर देखो हमीरपुर भी है। तो यह है आपके डिस्ट्रिक्ट हैं किसमें, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से जा रहा है, 7 जिलों से जा रहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से जा रहा है, 10 से जा रहा है। इसके बाद आते हैं भैया गंगा एक्सप्रेसवे, जो सबसे बड़ा वर्तमान समझिए निर्माणाधीन है एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और इसकी लंबाई बहुत आसान है याद करनी, 5 और 4 लिखा और बीच में 9 लिखा। ज्यादातर देखो वहां रीजनिंग लग रही है इनकी लंबाइयों में, 5 और 4 लिखा, बीच में 9 लिखा, और कितने जिलों से, 12 जिले, सर्वाधिक जिलों से होकर जा रहा है। और शुरू कहां से होता है, मेरठ से शुरू होता है, और कहां खत्म होता है भैया, प्रयागराज को कनेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट कर रहा है। और गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी का भी प्रवाह इसी तरीके से है, इसके पैरेलल पैरेलल में ही इसका विकास किया जा रहा है। तो मेरठ से आगे बढ़ेंगे हम, सबसे पहले हमको मिलेगा हापुड़, छोटा सा जो हमारा सबसे जिला है हापुड़ दिखाई देगा। हापुड़ से आगे बढ़ेंगे तो हमें बुलंदशहर, बुलंदशहर से आगे बढ़ेंगे तो अमरोहा, अमरोहा से फिर आगे बढ़ते हैं संभल। ठीक है, अमरोहा से आगे बढ़ते हैं तो हमें संभल दिखाई दिया, संभल के बाद फिर बदायूं, बदायूं के बाद फिर शाहजहांपुर हो गया आपका। देखो यहां मैप पर भी देखते चलना आप, बदायूं के बाद फिर शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से फिर हरदोई, हरदोई से फिर आगे बढ़ेंगे तो उन्नाव, उन्नाव के मध्य से आगे बढ़ते हुए यह रायबरेली। यहां लखनऊ नहीं है, ध्यान रखना, क्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, बस ये अपने को ध्यान रखना है। और रायबरेली से प्रतापगढ़ होते हुए फिर प्रयागराज को कनेक्ट करता है। यह पूरा देखो आपको मैप पर भी दिखा दिया गया है। रेल और मेट्रो में समझते हैं, रेल और मेट्रो परिवहन में विश्व का अगर पूछा जाए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, पहले आपका गोरखपुर था, लेकिन अभी के समय सिद्धारूढ़ स्वामी जो हुबली प्लेटफॉर्म है वह सबसे लंबा हो गया, 1500 मीटर। ठीक है, और यह आपका है 1336 मीटर, पहले यह 13 किलोमीटर के आसपास गोरखपुर रहता था, अब यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो चुका है। क्लियर, यह अपडेट कर लेना। अभी अब समझिए हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में 18 रेलवे जोन देखिए टोटल हैं भारत में, उसमें से 5 रेलवे जोन जो हैं आपके कहाँ मौजूद हैं, यह उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। 5 रेलवे जोन जहां से गुजरते हैं। अब इसमें भी आप समझिए सारे रेलवे जोन तो हमें पढ़ने नहीं है, हमें कौन से पढ़ने हैं, हमें 5 पहले यह देख लो कि 5 रेलवे जोन कौन कौन से हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो इसमें हमें पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, इनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में, लिख लेना यहाँ पर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। ठीक, 2 ही आपके यह रेलवे जोन हैं जिनके मुख्यालय आपके उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन यह आपके जो 5 रेलवे जोन हैं, इनकी रेल लाइन हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कुल कितने, 18 रेलवे जोन है, जिनमें 5 से हमारे रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उसमें 2 जो जोन है पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य, जिसमें पूर्वोत्तर का गोरखपुर में है और उत्तर मध्य का प्रयागराज में है। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। रेल डीजल इंजन का जो कारखाना पहला बना था वो महुआ डीह जो वाराणसी में है, यहीं पर बनाया गया था। और निर्माणाधीन मेट्रो वाले जिले जो हैं आपके गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर हैं, और जहां प्रस्तावित है वो वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और मेरठ है। यह भी आपको देखो पता ही होगा, ये करंट की न्यूज भी है। वायु परिवहन पर आते हैं, लास्ट टॉपिक रह जाता है। वायु परिवहन में देखो ये आपके कुछ राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अर्थात जहां केवल भारत के भीतर की फ्लाइट सारी मिलेंगी, है ना, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है वो सारी फ्लाइटें, जैसे खेरिया आपकी आगरा, बमरौली आपका कहाँ का है हवाई अड्डा, या प्रयागराज का है। हिंडन, देखो हिंडन नदी कहाँ बहती है, गाजियाबाद में बहती है। चकेरी, चकेरी जो है आपका हवाई अड्डा कानपुर का जाना जाता है।
अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा संचालित जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं? कभी कभी लिखा होगा 5, उसमें जानना है आपको। उत्तर प्रदेश में 3 आपके वर्तमान में, जो 3 वर्तमान में ऐसे हवाई अड्डे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कार्यशील हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, ऑपरेशनल हैं। और आपके 2 ऐसे हैं जो निर्माणाधीन हैं, अर्थात जिन पर अभी काम चल रहा है, वो शुरू नहीं हुए हैं। तो टोटल 5 आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं जिन्हें मान्यता मिल चुकी है, जिसमें 3 आपके ऑपरेशनल हैं जो फंक्शन कर रहे हैं और 2 आपके निर्माणाधीन हैं। 3 आपके कौन से हैं जो संचालित हैं? पहला है चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह कहां है? अमौसी। देखो यार, चरण आप किसके छूते हो? चरण मौसी को छूते हो कि नहीं छूते हो? तो चरण से हमने याद कर लिया, मौसी को अमौसी से, लाल बहादुर, सॉरी लखनऊ। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वाला है वाराणसी में। अभी कभी कभी आ जाता है वाराणसी वाले का नाम क्या भैया, जैसे लखनऊ वाले का नाम क्या है, तो हमने बता दिया चौधरी चरण सिंह। चरण से हमने अमौसी याद कर लिया था। अब वाराणसी वाले का याद आएगा पूछेगा भैया नाम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री। अब शास्त्र से याद करो, शास्त्रों का अध्ययन अगर किया जा रहा है सर्वाधिक कहां किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। ठीक, चले जाओ बनारस, वहां दिख जाएगा शास्त्रों का अध्ययन करते हुए लोग मौजूद हैं। तीसरा देखो कुशीनगर है, और कुशीनगर के नाम पर ही इस हवाई अड्डे का नाम है, तो ये टफ नहीं याद करना। 3 कौन से प्रमुख हैं? एक देखो है आपका लखनऊ वाला, दूसरा है आपका वाराणसी वाला, तीसरा है आपका कुशीनगर वाला। 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। निर्माणाधीन कौन से हैं? 2 हैं। जेवर जो आपका नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, वह निर्माणाधीन है। दूसरा अयोध्या में देखो निर्माणाधीन है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूछता है कहां है, और नागरिक उड्डयन। समझते हैं यहां पर एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, ये होता क्या भैया? एरोनॉटिकल होता है, देखो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र होता है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हैं, जितने भी आप समझिए वायुयान से जुड़े हुए पार्ट्स वगैरह बनने होते हैं, या सेना संबंधित उपकरण बनने होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे कहां पर बनते हैं? इसी इंस्टीट्यूट में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इससे लगे हुए लोग होते हैं। और जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, देखो नागरिक उड्डयन वह होता है सेना से जुड़े हुए जितने भी आपके समझिए एरोनॉटिकल पार्ट्स होता है, जितना भी वह छोड़ दिया जाए, सेना के अलावा जो नागरिक प्रयोग के लिए किया जाता है, वह आपका नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। तो वहां पर प्रशिक्षित जो किया जाएगा नागरिक उड्डयन संबंधित, वह केंद्र आपका प्रयागराज में है, बमरौली में। और बमरौली हमने हवाई अड्डा भी पढ़ा था, कहां पर है भैया? बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में ही। और यह प्रशिक्षण केंद्र नागरिक उड्डयन कहां पर है? यही बमरौली में है। और एरोनॉटिकल ट्रेनिंग जो है राजधानी में है, लखनऊ में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वह फुर्सतगंज रायबरेली में है। क्लियर? अब देश का सबसे लंबा पूछे आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग, तो नेशनल वाटरवेज 1 कहां से कहां तक का है? इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया आपका देखिए पश्चिम बंगाल में मौजूद है, और इलाहाबाद से देखिए जो हल्दिया में है, जो नेशनल वाटरवेज 1 है के रूप में जाना जाता है, यह देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। अब इस परिवहन का यूज यार अब आपके लिए इतना देखो सस्ता तो होता नहीं है, तो हम क्या है, नागरिक तो प्रयोग करता नहीं है। यह सरकार वगैरह के द्वारा क्या होता है, कार्गो यूज के लिए, कार्गो वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेशनल वाटरवेज 1 का कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। यह इलाहाबाद आपको दिख रहा होगा। अब इलाहाबाद से आपका यहाँ पश्चिम बंगाल मौजूद है, वेस्ट बंगाल, इसी में ही आपका हल्दिया मौजूद है। यही आपका नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में विकास किया गया है। अब इस मैप से देखो हम हवाई अड्डे देखते हैं सारे। यह रेड कलर के जो दिखाए गए हैं ना, ये सारे ऑपरेशनल हैं। कौन कौन सा? चौधरी चरण सिंह कहाँ है भैया? ये आपका लखनऊ में है। दूसरा कुशीनगर देखो दिख रहा होगा, यह कुशीनगर है। तीसरा कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। यह कहाँ है भैया? बनारस में है, या बनारस आपको दिख गया होगा। अब यह आपको जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, ये कौन से हैं? निर्माणाधीन है। पहला ग्रीन कलर का देखो दिख रहा होगा अयोध्या, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है अयोध्या का, यह निर्माणाधीन है। और जेवर, जेवर कहाँ है? गौतम बुद्धा नगर आपको दिख रहा होगा, यह जेवर है, गौतम बुद्धा नगर में मौजूद है, जो निर्माणाधीन है। इस तरीके से पार्ट 1 आपका यह कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से पार्ट 2 भी आएगा, और आप जरूर बताना कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो अब आपको याद हुए कि नहीं याद हुए। और इतना ही बस पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, वही बताए जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ज्यादातर। इससे ज्यादा आपको बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और इसी में से आपका जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे फंस जाएंगे। बिल्कुल भरोसा रखना और कई बार रिवीजन कर लेना, इसीलिए आपको दिया जा रहा है। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 22 दिन है। 22 दिन में आप पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, बार बार रिवाइज करना। और जो निमोनिक्स बताई गई है उसको साइड में लिख लिया करो, पीडीएफ को निकलवा के, तभी आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को खत्म करते हैं आज यहीं पर। धन्यवाद।